हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 8वां भाग लेकर आ गए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रणविजय ने एक नज़र श्री को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर डेविल स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं, हम रात को कंटिन्यू करेंगे। ये कहकर रणविजय ने उसे एक एविल लुक दिया और वॉशरूम से बाहर निकल गया। श्री वॉशरूम से बाहर आई। उसने अपनी साड़ी को वापस पहन लिया था। उसे रह रहकर रणविजय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नज़र रणविजय पर गई, जो अपनी रोलिंग चेयर पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कोई वर्क कर रहा था। जब वॉशरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आई तो रणविजय ने एक नज़र उठाकर श्री की तरफ देखा और वापस अपना काम करने लगा। श्री को पहले ही अपनी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था कल रात की वजह से, और अभी जो रणविजय ने किया उससे तो उसे लग रहा था उसका शरीर बुरी तरह से टूट रहा है। इसलिए वो ज़्यादा देर खड़ी ना रह सकी और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद श्री ने अपने फ़ोन की तरफ देखा। फ़ोन को देखते हुए उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसने एक नज़र रणविजय की तरफ देखा। जब उसे लगा कि रणविजय पूरी तरह से अपने काम में बिजी है तो उसने चुपचाप फ़ोन उठाया और किसी को एक मैसेज सेंड किया और वापस फ़ोन को टेबल पर ही रख दिया और अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए किसी बात का वेट करने लगी। और जैसा कि उसने सोचा था, पूरे 5 मिनट बाद ही रणविजय के पास एक कॉल आई। रणविजय ने अपने साइड में रखे हुए फ़ोन की तरफ देखा और कीपैड पर चल रही अपनी उंगलियों को रोकते हुए फ़ोन को पिक किया और अपने कान पर लगाते हुए कहा, हाँ हेलो दीदी, बोलिए, कैसे फ़ोन किया है। सामने रणविजय की दीदी थी। दीदी ने कहा, रणविजय, श्री को तुम अभी घर भेज दो, दरअसल श्री को लेकर मुझे कहीं जाना है। तो रणविजय ने कन्फ्यूजन से पूछा, पर दादी, ऑफिस में बहुत काम है, मैं श्री को घर नहीं भेज सकता। तो दादी ने लगभग सख्त लहजे में कहा, रणविजय, क्या तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे? क्या मेरी बहू पर इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे अपने साथ कहीं लेकर जा सकूं? रणविजय ने गहरी सांस ली और कहा, ओके फाइन दादी, भेज रहा हूँ उसे। कहकर रणविजय ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं श्री अपनी आंखों में चमक लिए रणविजय को देख रही थी। दरअसल कुछ देर पहले श्री ने तरुण को ही मैसेज किया था और किसी न किसी बहाने उसे घर वापस बुलाने के लिए कहा था। तो तरुण ने ही दादी के सामने कोई बहाना बनाया था कि वो श्री को अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद श्री से मिला है। दादी भी जानती थी कि तरुण और श्री की बॉन्डिंग कैसी है, लेकिन वो रणविजय को भी जानती थी, इसलिए वो डायरेक्ट रणविजय से ये बात कहती तो वो तरुण के साथ श्री को कहीं भेजना चाहती हैं, तो शायद रणविजय उनकी बात नहीं मानता। इसलिए दादी ने अपना नाम लेकर रणविजय को कहा था कि श्री को घर भेज दे। रणविजय ने अपना फ़ोन साइड में रखा और फिर श्री की तरफ देखा। जैसे ही रणविजय की नज़र श्री पर गई, श्री ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। रणविजय ने श्री से कहा, अभी तुम घर चली जाओ, दादी ने बुलाया है तुरंत। श्री तो कब से इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब रणविजय उसे कहे और वो यहाँ से भाग जाए। श्री जल्दी से खड़ी हुई और कहा, ठीक है, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी। रणविजय ने श्री की एक्साइटमेंट थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर उसने उसे उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपना काम करने लगा। श्री ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और कैबिन से बाहर निकल गई। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन खुश हो रही थी। वाह श्री, तेरा प्लान कामयाब हो गया। अब मैं जल्दी से जाकर घर पर तरुण के साथ मिलकर उसे लड़की के बारे में जानकारी निकलवा पाऊंगी। ये काम जितना जल्द से जल्द हो जाए मेरे लिए उतना ही अच्छा है। ये सोचते हुए ही श्री नीचे आ गई। श्री जब बाहर आई तो उसे तरुण की गाड़ी बाहर खड़ी ही मिली। श्री ने अपने कदम तरुण की गाड़ी की तरफ बढ़ाया। तरुण की गाड़ी के बाहर खड़े हुए ही श्री के आने का वेट कर रहा था। श्री ने हैरानी से कहा, तरुण, तुम यहाँ पर इतनी जल्दी? तो तरुण ने कहा, अरे मैं तो बहुत पहले ही यहाँ आ गया था, लेकिन जब तुम्हारा मैसेज आया तो मैंने दादी को फ़ोन कर दिया। दादी ने हमारा काम कर दिया ना? श्री ने खुश होते हुए कहा, अरे हाँ, पता नहीं दादी ने उन्हें क्या कहा कि उन्होंने मुझे जाने की परमिशन दे दी। तरुण ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, थैंक गॉड, मेरे डेविल भाई को अगर कोई मना सकता है तो सिर्फ मेरी स्वीटहार्ट दादी। अब चलो, बातों में वक्त खराब नहीं करते, अभी हमें बहुत काम करना है। श्री ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो तरुण ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और श्री फ्रंट सीट पर, और दोनों ही वहाँ से निकल गए। तरुण
ड्राइव करते हुए ही बोला, तुम्हें पता है श्री, मैंने घर के सभी सर्वेंट से उस मैड के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि उस मैड ने कुछ महीने पहले ही हवेली में काम करना बंद कर दिया था। दरअसल उसके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसकी देखभाल के लिए उसे घर पर ही रहना था। तो श्री ने परेशान होते हुए कहा, तो फिर अब हम उनको कैसे ढूंढेंगे? क्या तुम्हें उसका एड्रेस पता है? तरुण ने मुस्कुराते हुए श्री की तरफ देखा और कहा, ऐसा कोई काम है श्री जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मैंने पूरा एड्रेस निकलवा लिया है और हम लोग वहीं जा रहे हैं। तरुण की बात सुनकर श्री ने एक राहत भरी सांस ली कि चलो अब कम से कम उसका ये काम तो आसान हुआ ना। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक जगह पर आकर रुकी। श्री ने तरुण से कहा, क्या वो यहीं रहती है? तो तरुण ने कहा, एड्रेस तो यहीं का दिया है, चलो चल कर पता करते हैं। श्री और तरुण दोनों ही उस बस्ती के अंदर चले गए। उस बस्ती में कई सारी गलियां थी और जो इतनी सकरी थी कि वहाँ से दो लोग भी मुश्किल से निकल पा रहे थे। जैसे तैसे करके तरुण ने उस मैड के घर का एड्रेस पूछकर उस मैड के घर को ढूंढ ही लिया। दोनों ही अब एक पुराने से घर के बाहर खड़े हुए थे। घर ज़्यादा टूटा फूटा भी नहीं था पर उसकी हालत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। श्री ने तरुण की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो यहीं रहते हैं? तो तरुण ने कहा, एड्रेस तो यहीं का दिया था, बाकी एक बार पूछ लेते हैं। पूछने में हर्ज ही क्या है? अगर ये नहीं होगा तो हम कहीं और पता कर लेंगे। सोच कर तरुण और श्री दोनों ही उस घर के दरवाजे के बाहर पहुंचे। उस दरवाजे का गेट लगा हुआ था। श्री ने दरवाजे को नॉक किया लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। श्री और तरुण तब तक दरवाजे को पीटते रहे जब तक कि अंदर से एक औरत ने आकर दरवाजा नहीं खोला। वो औरत अजीब नज़रों से दोनों को देख रही थी। श्री को वो औरत कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन तभी उसे समझते देर नहीं लगी कि ये तो उस लड़की की माँ है। दरअसल जब श्री उस औरत से मिली थी उस वक्त वो हवेली में ही मैड का काम करती थी, तो उस होटल में वो भी मौजूद थी। लेकिन उस वक्त उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी। अभी तो उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरी हुई हो। श्री ने एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, नमस्ते आंटी, आपने मुझे पहचाना? उस औरत ने पहले तो श्री को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। कौन है आप? तरुण ने कहा, वो आंटी, आप पहले हमारी हवेली पर काम करती थी, तो बस श्री की जान पहचान तभी हुई थी आपकी बेटी से। तभी अंदर से एक आदमी के खांसने की जोर से आवाज़ आई। उसने अपनी कर्कश आवाज़ में पूछा, अरे सरला, कौन है दरवाजे पर और किससे इतनी बातें कर रही हो? तो उस औरत ने, जिसका नाम सरला था, मुड़कर पीछे की तरफ देखा। तरुण और श्री की नज़रें भी पीछे की तरफ एक टूटे फूटे बेड पर लेटे हुए बहुत ही बीमार आदमी पर गई। उन दोनों को समझते देर नहीं लगी कि ये ज़रूर सरला का ही पति होगा। सरला ने थोड़ा परेशानी से कहा, अरे कोई हमारी गुड़िया से मिलने आया है, तो बस मैं उसी से बात कर रही हूँ। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ। ये कहकर सरला ने वापस श्री की तरफ देखते हुए कहा, देखिए, मेरी बेटी तो अभी स्कूल गई हुई है, तो अभी तो आप उनसे नहीं मिल सकते। तो श्री ने कहा, पर आंटी, वो कब तक आएगी? तो सरला ने कहा, बस बेटा, वो आती ही होगी, आप चाहो तो अंदर जाकर वेट कर सकते हैं। श्री ने तरुण की तरफ देखा तो तरुण ने भी पलके झपकाते हुए कहा, श्री, हमें उसका वेट करना चाहिए, आखिर हम इतनी दूर उसी से मिलने तो आए हैं। श्री तरुण के कहने का मतलब समझ गई और दोनों ही सरला के पीछे पीछे अंदर चले गए। सरला ने जल्दी से एक टूटी फूटी सोफे पर से कपड़े उठाकर उन्हें साइड रखकर कपड़े से सोफे को झाड़ते हुए कहा, आप दोनों यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आई। कहकर सरला किचन की तरफ चली गई। तरुण और श्री दोनों ही सोफे पर बैठ गए। श्री दया भरी नजरों से उस घर को देखने लगी। वाकई में उस घर की हालत बहुत ही खराब थी। श्री को गुड़िया के लिए बहुत अफसोस हो रहा था कि कैसे उसे हालातों से गुजर बरस करनी पड़ रही है। उसे याद था कि गुड़िया ने कहा था कि दीदी, मैं बड़ी होकर बड़ी अफसर बनूंगी, फिर अपने माँ पापा को सारी सुख सुविधा दूंगी जो उन्हें देनी चाहिए, और फिर मैं अपनी माँ को कोई काम नहीं करने दूंगी। ये सोचकर श्री के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। सरला दोनों के लिए पानी का ग्लास एक ट्रे में रखे हुए बाहर आई। श्री ने पानी का गिलास उठाया और फिर सरला से पूछा, आंटी, गुड़िया अब कौन सी क्लास में आ गई है? तो सरला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, वो अभी 11वीं की परीक्षा दे रही है, बस वो पेपर देने के लिए ही गई हुई है।
अभी सरला बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर एक 16 साल की लड़की अपना स्कूल बैग टांगे हुए अंदर आई। उसको देखकर ही श्री के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं वो लड़की थोड़ा कंफ्यूजन से श्री को देख रही थी, लेकिन जैसे ही वो श्री को पहचान गई उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो चहकते हुए बोली, दीदी आप। तो श्री ने भी खड़े होकर गुड़िया से कहा, हाँ गुड़िया, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। गुड़िया जाकर जल्दी से श्री के गले लग गई और खुश होते हुए बोली, आपको मैं याद थी। मुझे तो लगा आप मुझे भूल गई होंगी, पर आप कहाँ चली गई थी? आप तो मुझे कहीं दिखी ही नहीं। गुड़िया की बात सुनकर श्री कुछ देर के लिए उदास हो गई। तभी तरुण ने बात संभालते हुए कहा, अरे गुड़िया, तुम्हारी दीदी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चली गई थी, और जब वो वापस से लौटी तो उनका मन तुमसे मिलने का हुआ। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे घर में जो काम करती थी, उनकी बेटी गुड़िया थी, वो कहाँ रहती है? तो बस मैं उसे तुमसे मिलवाने के लिए यहाँ ले आया। गुड़िया ने तरुण की तरफ देखते हुए कहा, आप तो तरुण भैया है ना? मैं आपको कितने वक्त बाद देख रही हूँ। तो तरुण ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं तरुण ही हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटी थी। मैं तो खुद तुम्हें नहीं पहचान पाया। अब कितनी बड़ी हो गई हो तुम। सरला ने कहा, हाँ बेटा, गुड़िया तो बहुत छोटी थी जब तुम हवेली आया करते थे। श्री ने तरुण की तरफ देखा तो तरुण ने कुछ सोचते हुए गुड़िया से कहा, गुड़िया क्या तुम हमारे साथ बाहर चलोगी? हम लोग कितने दिनों बाद मिले हैं, तो क्यों ना एक ट्रिप हो जाए। उन दोनों की बात सुनकर गुड़िया ने सरला की तरफ देखा। सरला तो हवेली और चौहान परिवार को काफ़ी वक्त से जानती थी, और तरुण को भी, तो उसे भी कोई ऐतराज नहीं था। उसने गुड़िया से कहा, ठीक है चले जाओ। फिर तरुण ने कहा, पर बेटा इसे रात होने से पहले घर छोड़ देना। तरुण ने कहा, चिंता मत कीजिए आंटी, मैं खुद इसे घर छोड़ जाऊंगा। कुछ देर बाद गुड़िया चेंज करके तरुण और श्री के साथ वहां से चली गई। कुछ देर बाद श्री, तरुण और गुड़िया तीनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। गुड़िया के सामने ढेर सारे पिज्ज़ा, बर्गर और दुनिया भर के स्नैक्स रखे हुए थे। गुड़िया वो सब बड़े चाव से खाए जा रही थी। उसका बड़ा मन होता था इन चीज़ों को खाने का, लेकिन जब तरुण ने उससे पूछा तो पहले तो उसने शर्मा कर मना कर दिया, लेकिन तरुण जानता था कि बच्चों को क्या पसंद होता है, इसलिए उसने खुद ही ये सब सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। और जैसा कि उसने सोचा था, गुड़िया इन सब चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो गई थी। वहीं श्री गुड़िया को देखते हुए कुछ सोच रही थी। उसने जब देखा कि गुड़िया अब काफ़ी कंफर्टेबल है तो उसने गुड़िया से कहा, गुड़िया तो मुझे एक बात बताओ। तो गुड़िया ने पिज्ज़ा का बाइट लेते हुए कहा, हाँ दीदी पूछिए ना। एक क्या, मुझसे 10 बात पूछिए। तो श्री ने पूछा, गुड़िया तुम्हें याद है ना, जब मेरी बहन की मेहंदी वाली रात थी, तब उस दिन तुम मेरे पास बैठी हुई थी, तब मैंने तुम्हें पानी लाने के लिए भेजा था। तो गुड़िया ने याद करते हुए कहा, कब दीदी, मुझे तो याद ही नहीं है। तो श्री ने उसे याद दिलाते हुए कहा, याद करो गुड़िया, मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, तो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे प्यास लगी है और मेरे लिए पानी लेकर आओ। वाकई में इस बात को अब साल भर बीत चुका था, तो गुड़िया को याद करने में थोड़ी परेशानी भी हो रही थी। लेकिन तभी उसने एकदम चौंकते हुए कहा, हाँ दीदी, मुझे याद आया, आपने मुझे पानी लाने कहा था और मैं आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आई थी, है ना? ये सुनकर श्री की आंखों में चमक आ गई। उसने खुश होते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया, फिर एक्साइटमेंट के साथ कहा, हाँ हाँ वही। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें वो सॉफ्ट ड्रिंक किसने दी थी? गुड़िया के हाथ पिज्ज़ा खाते हुए रुक गए और वो याद करने की कोशिश करने लगी। तभी तरुण ने भी जोर देते हुए कहा, अच्छे से याद करो गुड़िया कि तुम्हें वो सॉफ्ट ड्रिंक किसने दी थी। क्या तुम उसे काउंटर से लेकर आई थी या किसी वेटर ने? तरुण के ऐसा कहते ही गुड़िया को कुछ याद आया और वो एकदम से बोली, हाँ दीदी, मुझे तो ये वो एक वेटर ने दी थी और उन्होंने ही कहा था कि मैं आपको दे दूं। तो श्री की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, गुड़िया और याद करो कि वो वेटर कैसा दिखता था। क्या तुम्हें कुछ ऐसा लगा था कि उसमें कुछ गलत है? तो गुड़िया ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, नहीं दीदी, मुझे तो वो वेटर जैसा ही लगा, और उसने कपड़े भी वैसे ही पहने हुए थे जैसे कि और वेटर ने पहने हुए थे। पर हाँ, उसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, जबकि बाकी वेटर ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। ये सुनकर श्री और तरुण दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब तरुण ने पूछा, क्या कुछ और भी अलग था उसमें? तो गुड़िया ने कहा,
हाँ, याद आया। उस वेटर की आंख के ऊपर एक कट का निशान था। बस, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी याद नहीं है। तरुण सुनकर तरुण भी सोच में पड़ गया। तभी गुड़िया ने कहा, पर दीदी, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? तो श्री ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, बस यही मान लो कि ये सीक्रेट है। अच्छा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी और से नहीं कहोगी ना? तो गुड़िया ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, आप भरोसा कीजिए। अगर मैंने कह दिया कि ये सीक्रेट बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। और इतना सारा खाना खिलाने के लिए थैंक्स। आपको पता है, मुझे ये सब बहुत पसंद है। अच्छा, अब आप मुझे घर छोड़ दीजिए, वरना देर हो जाएगी। माँ चिंता कर रही होंगी ना? तरुण ने कहा, ठीक है गुड़िया, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। फिर उसने एक कार्ड गुड़िया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये कार्ड अपनी माँ को दे देना, इसमें कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। तो गुड़िया ने कहा, पर भैया, मुझे ये नहीं चाहिए। आप लोग इतनी दूर से मुझसे मिलने आए, मेरे लिए तो वही काफ़ी है। तो तरुण ने गुड़िया को हल्का सा डांटते हुए कहा, मुझे भैया कह रही हो ना, तो क्या मैं इतना सा भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूँ? श्री ने भी कहा, हाँ गुड़िया, प्लीज़ तुम इसे रख लो, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनके इलाज में भी काम आएंगे। गुड़िया को भी अपने पापा की तबीयत की बहुत फिक्र थी कि पिछले कई दिनों में उनके पापा की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने भी पहले तो उस कार्ड की तरफ देखा और फिर दोनों की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, आपने मेरे लिए कितना कुछ सोचा। तरुण ने खड़े होते हुए कहा, चलो अब तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, वरना तुम्हारी माँ कहेंगी कि हमने उनकी बेटी को किडनैप कर लिया। इस बात पर गुड़िया और श्री दोनों ही हंसने लगी। कुछ देर बाद तरुण ने गुड़िया को उसके घर छोड़ दिया। रात हो चुकी थी। तरुण और श्री दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे और दोनों ही अपनी अपनी सोच में गुम थे। श्री ने कुछ सोचते हुए कहा, तरुण, मुझे लगता है कि हमें होटल में जाकर उस आदमी के बारे में पता करना चाहिए। तो तरुण ने कहा, अब वहाँ तो कई सारे वेटर काम करते हैं और कई वेटर को तो बाहर से भी हायर किया गया होगा। तो फिर होटल में कौन काम कर रहा है या कौन काम करने गया है, इसकी सारी डिटेल भी तो होती होगी ना? तरुण ने कुछ सोचते हुए कहा, बात तो तुम सही कह रही हो। तो ऐसा करते हैं, कल ही हम दोनों होटल चलते हैं और वहाँ जाकर उस आदमी के बारे में पूछते हैं। मुझे तो लगता है उस आदमी में ही कोई गड़बड़ है। तरुण की बात सुनकर श्री ने उदास होते हुए कहा, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती तरुण। तरुण ने पूछा, क्यों? क्यों नहीं जा सकती? तो श्री ने उसे बता दिया कि रणविजय उसे 2-3 दिन के लिए अपने साथ अब्रॉड लेके जाने वाला है। तरुण ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये भाई को ना एक दिन भी चैन नहीं मिलता है तुम्हारे बिना। चलो कोई बात नहीं, तुम भाई के साथ जाओ, ये काम मैं संभाल लूंगा और जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। श्री ने खुश होते हुए कहा, थैंक्स तरुण, तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। तो तरुण ने भी श्री के सिर पर टैप करते हुए कहा, बुद्धू, तुम्हारा दोस्त हूँ, इतना करना तो बनता है ना। कुछ देर और बात करने के बाद श्री और तरुण वापस हवेली की तरफ चले गए। श्री जब हवेली लौटी उस वक्त तक रणविजय वापस नहीं आया था। ये देखकर श्री ने एक चैन की सांस ली, वरना अगर रणविजय ने उन्हें तरुण के साथ आते हुए देखा होता तो उससे हजार तरह के सवाल पूछता और गुस्सा करता। वो अलग, श्री को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उसने दादी से कह दिया था कि वो कुछ देर आराम करने जा रही है। दादी ने श्री से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो श्री ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ दादी, थोड़ा बॉडी पेन है, मैं दवा खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दादी ने कहा, बेटा तुमने कुछ खाया कि नहीं? श्री ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा कि दादी, मैंने थोड़ा बहुत खा लिया है, तरुण के साथ बाहर गई थी ना, तो वहीं पर ही खाया था। कादम्बरी जी ने वहां आते हुए कहा, ठीक है श्री बेटा, तुम जाओ और आराम कर लो, और हाँ, पेन किलर खाना मत भूलना। श्री सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी कि वो रुकी और पीछे मुड़कर कादम्बरी जी और दादी की तरफ देखते हुए बोली, दादी, हमें ना कल सुबह जल्दी अब्रॉड के लिए निकलना है। तो दादी ने पूछा, कल सुबह कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तो श्री ने कहा, वो रणविजय जी को ऑफिस के काम से बाहर जाना है, इसलिए वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने तो उन्हें मना किया था पर वो मान ही नहीं रहे। तो कादम्बरी जी ने दादी की तरफ देखा और फिर श्री की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाना चाहिए। कादम्बरी जी की बात सुनकर श्री ने मनी मन उदास होते हुए कहा, माँ, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस मुझे परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। श्री अपने ख्यालों में ही गुम थी कि तभी रणविजय ने वहां आते हुए कहा,
तुमने अपनी पैकिंग कर ली? श्री का ध्यान रणविजय की बात पर गया तो कादम्बरी जी ने कहा, रणविजय, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो पैकिंग के लिए मैड को कह दूंगी, वो तुम्हारा सारा लगेज तैयार कर देगी। इसे आराम करने जाने दो बेटा। जाओ बेटा श्री, तुम जाकर थोड़ी देर रेस्ट करो। श्री ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और एक नज़र रणविजय को देकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रणविजय ने उसे तब तक जाते हुए देखा जब तक कि श्री वहां से चली नहीं गई। फिर उसने कादम्बरी जी की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ है इसे माँ? तो कादम्बरी जी ने कहा, पहले बैठो तो सही, आते ही तुमने सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए हैं। रणविजय जाकर सोफे पर बैठ गया और अपनी माँ की तरफ देखने लगा। तो कादम्बरी जी ने कहा, उसे बॉडी पेन हो रहा है, इसलिए मैंने उसे कहा है कि पेन किलर लेकर आराम कर ले। अच्छा, वैसे कल तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? रणविजय ने कहा, यही कोई 3 दिन के लिए। तो दादी ने कहा, 3 दिन? सिर्फ काम ही मत करते रहना, अपनी नई नवेली दुल्हन को वहां ले जा रहे हो, इसे थोड़ा सा घुमाना फिराना भी। रणविजय ने मन ही मन कहा, नई नवेली दुल्हन, माय फुट, इसे तो वहां ले जाकर इसकी असली औकात दिखाऊंगा। यहाँ तो ये आप लोगों का सहारा लेकर बच जाती है, लेकिन वहां इसे कौन बचाएगा? सोचते हुए रणविजय के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने फिर खड़े होते हुए कहा, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, डिनर पर मिलता हूँ। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। श्री अब तक चेंज कर लिया था और वो सोफे पर ही लेटी हुई थी। उसने पेन किलर ले ली थी, इस वजह से उसे जल्द ही नींद भी आ गई। रणविजय रूम में आया तो उसकी नज़र श्री पर गई जो सोफे पर सो रही थी। रणविजय से इग्नोर करके वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद रणविजय चेंज करके बाहर आया और बालकनी की तरफ चला गया। इस वक्त रणविजय ने टाइट फिटिंग की टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। इस कैजुअल लुक में भी रणविजय बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। वो बाहर बालकनी में ही काउच पर जाकर बैठ गया और सामने रखे टेबल पर अपने पैरों को क्रॉस करके पीछे की तरफ सर टिका लिया और आसमान की तरफ देखते हुए सिगरेट के कस लेने लगा। स्मोक करते हुए रणविजय किसी गहरी सोच में डूबा हुआ नजर आ रहा था। अब वो क्या सोच रहा था ये तो रणविजय ही जाने। इसी तरह रणविजय काफी देर तक बैठा हुआ स्मोक करता रहा। कुछ देर बाद वो खड़ा हुआ और रूम में आया। रूम में श्री सोफे पर सिकुड़ कर सो रही थी। एसी की कूलिंग ज्यादा थी जिस वजह से उसे ठंड भी लग रही थी और शायद ठंड से वो कांप भी रही थी। नींद में श्री ने अपने ऊपर ब्लैंकेट नहीं लिया था, कुछ इस वजह से भी उसे ठंड ज्यादा लग रही थी। पर रणविजय को श्री की इस हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो श्री को ऐसे सुकून से सोते हुए देखकर गुस्सा ही आ रहा था। वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने श्री की बाह को हाथ लगाया, उसका हाथ वहीं के वहीं रुक गया। श्री की बॉडी इस समय बुखार से तप रही थी। ये देखकर रणविजय के हाथ खुद ब खुद श्री के फॉरहेड पर जाकर टच हो गए और उसने श्री के फॉरहेड को टच करके उसका फीवर चेक करना चाहा। श्री का पूरा शरीर किसी आग की तरह तप रहा था। रणविजय ने मन ही मन कहा, उसने तो पेन किलर ली है फिर भी उसे फीवर है। उसने श्री के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाया। श्री, उठो, उठो श्री। पर श्री बिल्कुल बेसुध सी लेटी हुई थी। रणविजय के हाथ की गर्माहट महसूस कर श्री ने नींद में ही रणविजय का हाथ थाम लिया और उसे अपने गालों के बीच रखकर वापस सो गई। रणविजय की हथेलियों की गर्माहट उसे जैसे सुकून पहुंचा रही थी। श्री की इस हरकत से रणविजय थोड़ी बेचैनी से महसूस कर रहा था। वो श्री के पकड़ से अपनी हथेली को छुड़ाना चाहता था पर पता नहीं क्यों पर वो ऐसा नहीं कर पाया। सोफा काफी बड़ा था इसलिए रणविजय वहीं बैठ गया और एकटक श्री के चेहरे को देखने लगा। श्री के नेक के पास उसके दिए बाइट के निशान साफ नजर आ रहे थे। श्री को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, अगर तुमने वो गुनाह नहीं किया होता श्री तो मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। सोचते हुए ही रणविजय को याद आ गया जब वो पहली बार श्री से मिला था। उस वक्त श्री सिर्फ 17 साल की थी और वो अपनी दी के साथ रणविजय से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई थी। फ्लैशबैक। रणविजय उस रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठा हुआ शिवांगी का वेट कर रहा था और बीच बीच में अपने फ़ोन में ईमेल भी चेक कर रहा था। दरअसल शिवांगी ने ही रणविजय को मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि वो श्री को रणविजय से मिलवाना चाहती थी। रूम का डोर ओपन होते ही बाहर से शिवांगी मुस्कुराते हुए अंदर आई। शिवांगी ने इस वक्त एक नीले कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था और गले में दुपट्टा डाला हुआ था।
उसके बाल जो कमर तक लंबे थे उसे उसने एक छोटा सा क्लचर लगाकर खुला ही छोड़ दिया था। इस सादगी भरे रूप में भी शिवांगी बहुत प्यारी लग रही थी। शिवांगी की यही सादगी तो रणविजय को अपनी तरफ खींचती थी। तभी उसके पीछे पीछे एक 17 साल की लड़की भी अंदर आई। वो लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। कुछ पल के लिए तो रणविजय भी उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाया। वो देखने में बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रही थी। लाइट येलो कलर की नी लेंथ फ्लोरल फ्रॉक जैसी ड्रेस में उस लड़की का गोरा रंग किसी सोने की तरह चमक रहा था। उसके वो सिल्की लंबे बाल जिसे उसने खुला छोड़ा हुआ था और बड़ी बड़ी काली आंखें जिसमें दुनिया जहाँ की मासूमियत समाई हुई थी। उसके मुस्कुराते हुए गुलाबी पिंक लिप्स जिसकी मुस्कुराहट ऐसी कि कोई देखे तो अपनी नज़र ही ना हटा पाए। इतनी सी उम्र में ही श्री किसी अप्सरा से कम नहीं थी। शिवांगी ने रणविजय के सामने चेयर पर बैठते हुए कहा, हमें आने में ज़्यादा देर तो नहीं हुई है ना रणविजय? तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? रणविजय जो अभी भी श्री को ही देखे जा रहा था, उसने हड़बड़ाते हुए शिवांगी की तरफ देखा और कहा, नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, मुझे भी यहाँ सिर्फ आए 10 मिनट ही हुए हैं। फिर शिवांगी ने मुस्कुराते हुए श्री की तरफ देखा और उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, अब वहीं खड़ी रहोगी क्या? इधर आओ। श्री आगे आई और अपना हाथ रणविजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो जीजू, मैं हूँ श्री, आपकी शाली। मेरी बात हुई थी ना आपसे? श्री ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा। रणविजय ने पहले श्री के हाथ की तरफ देखा और फिर श्री की तरफ मुस्कुराते हुए उससे हैंडशेक करते हुए कहा, मुझे भी तुमसे मिलने का बड़ा मन था। आखिर मैं भी तो देखूं जिस लड़की की आवाज इतनी क्यूट है तो वो कितनी क्यूट होगी, और तुम वाकई में बहुत ही क्यूट हो। श्री खुश होते हुए बोली, ये तो मुझे सभी कहते हैं। फिर श्री भी शिवांगी के पास वाली ही चेयर पर बैठ गई। रणविजय ने अपना गला साफ करते हुए कहा, चलो तुम दोनों को जो खाना है वो ऑर्डर कर दो। श्री ने जल्दी से मेन्यू उठाते हुए कहा, पहले मैं अपना ऑर्डर दूंगी। कहकर श्री ने एक एक करके ढेर सारे फास्ट फूड ऑर्डर कर दिए। शिवांगी ने उसे टोकते हुए कहा, श्री तुम ये फास्ट फूड खाना कब बंद करोगी? कुछ खाना है तो ढंग का खाना ऑर्डर करो तो। श्री ने मुंह बनाते हुए रणविजय से कहा, जीजू समझा लीजिए शिवांगी दी को, जब देखो मुझे ऐसे ही डांटते रहती है। अब बच्चे तो फास्ट फूड ही ना पसंद करेंगे। श्री ने ये बात इतनी भोलेपन से कही थी कि रणविजय और शिवांगी दोनों को ही हंसी आ गई। रणविजय ने शिवांगी से कहा, कोई बात नहीं शिवांगी, उसे जो खाना है उसे ऑर्डर करने दो। वैसे ही वो पहली बार मुझसे मिलने आई है, उसका दिल मत तोड़ो। शिवांगी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, मुझे दिख रहा है रणविजय कि तुम मुझसे ज़्यादा इसी की साइड लोगे। तो श्री ने शिवांगी को छेड़ते हुए कहा, आखिर मैं इनकी इकलौती साली जो हूँ तो वो मेरी साइड तो लेंगे ही ना। कुछ देर तक उन तीनों के बीच में कई सारी बातें हुई जब तक वेटर ने खाना लाकर टेबल पर लगा दिया था। अपनी पसंदीदा डिश को देखकर श्री की आंखों में चमक आ गई। वो तो जल्दी जल्दी पिज्जा बर्गर ना जाने क्या क्या ठूसते ही जा रही थी। श्री को ऐसे खाते हुए देखकर शिवांगी और रणविजय दोनों ही हंसने लगे, पर श्री को तो किसी की परवाह ही नहीं थी। उसे तो बस अपनी फेवरेट खाने से मतलब था। रणविजय को श्री बहुत ही क्यूट और बहुत ही मासूम सी लगी थी और उसमें बहुत सारा बचपना भी भरा हुआ था। वैसे भी श्री की उम्र कुछ ज़्यादा तो थी नहीं। 17 साल की उम्र में बचपना होना नॉर्मल सी बात है। जब श्री का पेट भर गया तो श्री ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा तो हो गया, मेरा टम्मी तो पूरा फुल है। तो शिवांगी और रणविजय जो दोनों ही अपना अपना खाना खा रहे थे, मुस्कुराते हुए श्री की तरफ देखने लगे। श्री ने खड़े होते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे आप दोनों को कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए, वरना जीजू कहेंगे कि कहाँ कबाब में हड्डी आ गई। शिवांगी ने श्री के हाथ पर टैप करते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलती हो श्री, कम बोला करो। तो श्री ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, एक तो मैं आपके फ़ायदे की बात कर रही हूँ और आप मुझे ऐसे कह रही हैं। चलिए तब तक आप दोनों टाइम स्पेंड कर कीजिए, मैं जाकर चॉकलेट लेकर आती हूँ। शिवांगी ने उसे रोकते हुए कहा, कोई चॉकलेट लेकर नहीं आओगी तुम, बहुत चॉकलेट खाती हो। श्री ने मुंह बनाते हुए रणविजय की तरफ देखा, जैसे उसे रिक्वेस्ट कर रही हो कि शिवांगी दी को मना लो। रणविजय भी जैसे श्री के एक्सप्रेशन से समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है। उसने शिवांगी को रोकते हुए कहा, उसे जाने दो शिवांगी। फिर श्री की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जितनी चॉकलेट लेनी है ले लो, सब मेरी तरफ से। ये बात सुनकर तो श्री एकदम से खुशी से उछल ही पड़ी। चॉकलेट खाना उसकी एक तरह से कमजोरी ही थी।
लेकिन शिवांगी अक्सर उसे बहुत रोकती थी क्योंकि श्री कुछ ज़्यादा ही चॉकलेट की दीवानी थी। श्री ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू जीजू, आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। कहकर श्री रणविजय के गले लग गई। रणविजय ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जब भी चॉकलेट खाने का मन हो तो मुझे कह देना, मैं तुम्हारे लिए पार्सल करवा दिया करूंगा या खुद देने ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। श्री ने दूर होते हुए कहा, फिर तो शिवांगी दी को भी आप ही संभाल लिया करो और थोड़ा सा इन्हें समझा भी देना कि श्री को चॉकलेट खाने से मना ना करे। कहकर श्री जल्दी से प्राइवेट रूम से बाहर भाग गई। शिवांगी ने उसे हैरानी से जाते हुए देखा और फिर रणविजय से कहा, रणविजय तुम उसे बिगाड़ कर रख दोगे, तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा मीठा खाती है। रणविजय ने शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए कहा, जाने दो ना शिवांगी, बच्ची है अभी, अब तो तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करो। कहकर रणविजय ने शिवांगी के हाथ को चूम लिया और शिवांगी ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। रणविजय अक्सर ही शिवांगी को ऐसे ही मना लिया करता था। कुछ देर तक शिवांगी और रणविजय दोनों ही आपस में बातें करते रहे कि प्राइवेट रूम का डोर एक बार फिर से ओपन हुआ। श्री ढेर सारी चॉकलेट्स अपने हाथों में पकड़े हुए अंदर आई, जिसे देखकर शिवांगी की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई। उसने श्री से कहा, श्री क्या पूरे साल भर का स्टॉक लेकर आई हो। श्री ने पहले वो सारी चॉकलेट सोफे पर रखी और हाँफते हुए कहा, नहीं दी, इसे तो मैं 8 दिन में ही खत्म कर दूंगी। आपको लगता है कि मैं साल भर चलाने वाली हूँ। फिर रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, जीजू जब ये खत्म हो जाएगी ना तब मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे और भी दिला देना, ठीक है। शिवांगी ने अब रणविजय को कहा, खबरदार रणविजय, जो तुमने इसे ऐसे गंदी आदत डाली, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, ये बहुत मीठा खाने लगी है। श्री जाकर वहीं चेयर पर बैठ गई और कहा, मैं स्वीट हूँ इसलिए तो मीठा खाती हूँ। रणविजय तो उन दोनों बहनों की फाइट देखकर बड़ा ही इंजॉय कर रहा था। उसने इस बार श्री की साइड लेते हुए कहा, कोई बात नहीं शिवांगी, आखिर मेरी एक ही तो शाली है, क्या मैं इसके इतनी सी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। फिर श्री ने कहा, श्री तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कहा करो, तुम्हारा पूरा हक बनता है मुझसे अपनी बातें मनवाने का, और अगर शिवांगी तुम्हें डांटे तो सीधा मुझसे शिकायत करना, फिर मैं तुम्हारी शिवांगी दी को देख लूंगा। कहकर रणविजय मुस्कुराते हुए शिवांगी की तरफ देखने लगा। शिवांगी ने भी मुस्कुरा कर अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मतलब इसने तुम्हें भी अपनी साइड कर लिया, ये हमेशा ऐसा ही करती है। श्री ने क्यूट से एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्योंकि मैं तो हूँ ही इतनी क्यूट, तो सभी लोग तो मेरी साइड होंगे ही ना, आप भी तो मेरी साइड है ना दी। कहकर श्री ने कसकर शिवांगी को टाइट हग कर लिया। शिवांगी ने भी प्यार से श्री के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, तुमसे प्यार करती हूँ ना तो तुम इसका कुछ ज़्यादा ही फायदा उठाती हो श्री। श्री ने अब खुश होकर रणविजय की तरफ देखा और कहा, अब तो मुझे 2 प्यार करने वाले मिल गए, एक शिवांगी दी और एक मेरे रणविजय जीजू। रणविजय ने हंसते हुए कहा, ठीक है श्री, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरी शिवांगी के लिए बहुत कीमती हो, ये तो मुझे पता है। तो श्री ने कहा, फिर तो आपको सारी जिंदगी मेरा भी ख्याल रखना होगा, वरना मेरी दीदी आपसे नाराज हो जाएंगी। रणविजय ने कहा, ठीक है बाबा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब तो खुश। प्रेजेंट टाइम। इन यादों को याद कर रणविजय कब से मुस्कुराए जा रहा था, इसका रणविजय को भी पता नहीं चला। तभी रणविजय को होश आया और उसने देखा उसका हाथ अभी भी श्री ने पकड़ा हुआ है और वो उसे अपने गालों के नीचे लगाए हुए सुकून से सो रही थी। रणविजय, जो कुछ देर पहले श्री को देख मुस्कुराए जा रहा था, अचानक ही उसे शिवांगी की मौत का वक्त याद आ गया और उसने गुस्से से अपना हाथ श्री के नीचे से खींच लिया। रणविजय के ऐसा करने से श्री की नींद भी झटके से खुल गई और रणविजय को जैसे ही उसने अपने पास बैठे हुए देखा तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रणविजय ने सोफे से खड़े होकर कहा, तुमने नींद में मेरा हाथ पकड़ लिया था इसलिए यहाँ बैठा था, इसका कोई गलत मतलब मत समझना। श्री, जो खुद रणविजय से नजर चुरा रही थी, उसने कहा, मुझे पता नहीं चला, वैसे आप मेरे पास क्या कर रहे थे? रणविजय ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें कई बार जगाने की कोशिश की, तुम जागी नहीं, लेकिन नींद में मेरा हाथ जरूर पकड़ लिया और मैं काफी देर से कोशिश कर रहा था अपना हाथ छुड़ाने की, पर मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा टच कुछ ज्यादा ही पसंद आता है, इसलिए तो हाथ छोड़ नहीं रही थी। श्री सोफे से खड़ी हुई और थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, मैं तो यहाँ सो रही थी ना, अब
मैंने थोड़ी ना कहा था कि आप आकर मुझे छू कर देखिए, और नींद में किसी को क्या पता चलता है। अब रणविजय श्री को कुछ कहना तो चाहता था, पर उसे समझ नहीं आया कि वो कहे तो कहे क्या। वाकई में श्री तो सो ही रही थी। वही खुद श्री के पास जाकर बैठा था, इसलिए अपनी झेप मिटाने के लिए वो बालकनी की तरफ चला गया। श्री ने उसे जाते हुए देखा और गुस्से में और वापस सोफे पर बैठते हुए कहा, गुस्सा करने का कारण हो तो भी गुस्सा आता है, और गुस्सा करने का कोई रीज़न ना हो तो भी इन्हें हर वक्त गुस्सा आता है इस इंसान को। और आता क्या है, कहकर श्री मुंह बनाने लगी। वहीं रणविजय बालकनी में आकर फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये मैं क्या कर रहा था? रणविजय, क्या हो गया है तुझे? उस लड़की की मासूमियत की तरफ मत देख। सब एक छलावा है, वो लड़की धोखे के सिवा कुछ नहीं। कुछ देर बाद रणविजय वापस रूम में आया तो सिर्फ ब्लैंकेट को मुंह तक कवर किए सो रही थी। रणविजय ने अब उस पर से अपना ध्यान हटाया और चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला गया। आधी रात के वक्त रणविजय को नींद में ही कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। रणविजय ने उनिंदी आंखों से अपने आसपास देखा और फिर गौर से इस आवाज़ को सुनने की कोशिश की। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह श्री की आवाज़ है। रणविजय ने सिर उठाकर सोफे की तरफ देखा। ये आवाज़ श्री की ही थी, जो नींद में बुरी तरह से कांप रही थी और नींद में ही कुछ बड़बड़ा भी रही थी। रणविजय उठकर बैठ गया और श्री की तरफ देखते हुए बोला, लगता है इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। अगर सुबह तक ये सही नहीं हुई तो उसे मेरे साथ ना जाने का बहाना मिल जाएगा। सोचकर रणविजय बेड से उतरा और श्री की तरफ बढ़ गया। वो कुछ देर तक तो खड़े होकर श्री की तरफ देखता रहा। श्री खुद में ही सिमटी हुई किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी, पर उसकी बॉडी ठंड से बुरी तरह से कांप रही थी। रणविजय ने गहरी सांस ली और झुककर श्री को अपनी गोद में उठा लिया। श्री बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि वो इस वक्त रणविजय की गोद में है। लेकिन रणविजय की बॉडी से आ रही हीट मिलते ही श्री ने अपना सिर रणविजय के सीने में छुपा लिया और किसी छोटी बच्ची की तरह उसकी गोद में सिमटने लगी। रणविजय ने सिर झुकाकर श्री के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। रणविजय ने श्री को बेड पर लेटाया और खुद उसके बगल में आकर श्री को ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर कर दिया। रणविजय के शरीर की गर्मी मिलते ही श्री ने कस के रणविजय को पकड़ा और उसके सीने में सिमट गई। रणविजय ने भी श्री को अपनी बाहों में भर लिया। श्री की तबीयत सुबह तक ज़्यादा खराब हो जाए और दादी और कादम्बरी जी श्री को अब्रॉड जाने से मना कर दिए, इसलिए वो उसे अपनी बॉडी की हीट देकर श्री को गर्मी पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। श्री किसी छोटी बच्ची की तरह रणविजय से चिपकी हुई थी। वहीं रणविजय तो श्री को अपनी बाहों में समेटे हुए सोने की कोशिश कर रहा था, पर श्री के कोमल जिस्म का एहसास रणविजय के मन को बेचैन करने लगा था और ऐसा महसूस होते ही उसकी पकड़ श्री पर और भी ज़्यादा कस गई। पर श्री को तो कोई होश ही नहीं था। वो तो सुकून से रणविजय की सीने से लगी हुई सो रही थी। रणविजय ने अपना चेहरा श्री की गर्दन में छुपा लिया और गहरी सांस लेने लगा। श्री की मदहोश कर देने वाली खुशबू में रणविजय बहकने लगा था। वो धीरे धीरे श्री की नेक को किस कर रहा था और उसका एक हाथ श्री की बैग को सहला रहा था। लेकिन तभी रणविजय के मन में ख्याल आया, ये क्या कर रहा है तू? फिलहाल के लिए खुद को कंट्रोल कर, उसकी हालत देख, सुबह उसे अपने साथ ले जाना है कि नहीं? ये ख्याल आते ही रणविजय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और जैसे ही श्री से दूर होने लगा तभी उसने देखा कि श्री ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ है, जैसे वो नींद में रणविजय को खुद से दूर जाने देना ही नहीं चाहती थी। रणविजय जो श्री से थोड़ा दूर होकर लेटने की सोच रहा था, उसने श्री के हाथ की तरफ देखा जिसने अपनी छोटी सी मुट्ठी में रणविजय की शर्ट को भरा हुआ था। रणविजय ने फिर श्री की तरफ देखा जो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। कुछ सोचकर रणविजय ने वापस श्री को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त वो अंदर ही अंदर जैसे खुद के डिज़ायर से लड़ने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद आखिरकार रणविजय को नींद आ ही गई। सुबह का वक्त सुबह जल्दी ही रणविजय की नींद खुल गई थी और उसने श्री को भी जगा दिया था। श्री अब बेमन से जाने की तैयारी कर रही थी। वहीं रणविजय जो ड्रेसिंग के आगे खड़ा हुआ अपने बालों को जेल से सेट कर रहा था, वो मिरर से श्री की सारी हरकत को नोटिस कर रहा था। श्री का चेहरा उतरा हुआ था और वो उसके चेहरे को देखकर ही साफ समझ गया था कि वो जाना नहीं चाहती है। रणविजय ने अपने बाल सेट करते हुए कहा, अब ये शक्ल क्यों बनाई हुई है?
तुम्हें कल से ही पता था ना कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। श्री ने रणविजय की तरफ देखा और कहा, और मैंने आपको कल ही मना कर दिया था कि मुझे आपके साथ नहीं जाना है, पर आप मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। रणविजय ने मुड़कर श्री की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ताकि यहाँ पर तुम मेरे भाई के साथ टाइम स्पेंड कर सको, यही ना? या फिर अपनी उस गुमनाम आशिक से मिलने की कोशिश करो, यही करना चाहती हो ना तुम? रणविजय की बात सुनकर श्री ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेंकते हुए कहा, आप मेरे बारे में हमेशा यही सब क्यों सोचते हैं? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि तरुण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और जिस गुमनाम आशिक की आप बात कर रहे हैं उसका ख्याल अब मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं खुद को प्रूव कर दूंगी ना, आपको अपनी उस गुमनाम आशिक के बारे में ज़रूर बताऊंगी, ताकि आपको भी पता चले कि मेरे निर्दोष होते हुए भी आपने मेरे ऊपर कितनी ज्यादती की है। रणविजय ने श्री की बाहों को पकड़कर अपने करीब करते हुए धीरे से मगर शद आवाज में कहा, तो क्या तुम उसके पास वापस चली जाओगी? श्री ने अपनी बाहें छुड़ाते हुए कहा, हाँ, मैं उनके पास वापस चली जाऊंगी। श्री ने तो रणविजय को सिर्फ चढ़ाने के लिए ही ये बात कही थी, लेकिन रणविजय इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले गया, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों ये बात कहीं ना कहीं चुभ गई थी कि श्री किसी और के पास जाने की बात कर रही है। इसलिए रणविजय ने दोबारा श्री को अपनी करीब करते हुए कहा, अगर तुम ये सोचती हो कि तब भी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है श्री। मैं जिंदगी भर तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा। ये कहते हुए रणविजय के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वहीं श्री हैरानी से और रणविजय को देख रही थी। श्री ने हैरानी से पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है रणविजय? जब मैं खुद को इनोसेंट प्रूव कर दूंगी, फिर तो मुझे सजा देने का मतलब ही नहीं बनता है ना? फिर आप मुझे क्यों नहीं जाने देंगे? रणविजय ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं तुम्हें क्यों नहीं जाने दूंगा। फिलहाल के लिए तैयारी करो, हमें 1 घंटे में यहाँ से निकलना है। ये कहकर रणविजय रूम से बाहर निकल गया। वहीं श्री अपने ही ख्यालों में खोई हुई खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रणविजय के कहने का मतलब क्या है। करीब 2 घंटे बाद रणविजय का प्राइवेट जेट उड़ान भर चुका था। श्री और रणविजय के साथ नायरा भी इसी जेट में अब्रॉड जाने वाली थी। श्री रणविजय के पास बैठी हुई विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। उसे प्लेन में बैठकर बाहर आसमान का नज़ारा देखने में बड़ा मज़ा आता था, जब उसे बादल अपने नीचे नजर आते थे और दूसरी सीट पर नायरा बैठी हुई अपना काम कर रही थी। लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र बार बार श्री और रणविजय पर जा रही थी। श्री को रणविजय के साथ देखकर नायरा अंदर ही अंदर हमेशा कुढ़ती रहती थी, और वैसे भी वो चाहती थी रणविजय के पास बैठना, लेकिन श्री के होते हुए तो ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए उसने मन ही मन कुछ प्लान बनाया और उठकर रणविजय के पास आई। रणविजय, मेरे ख्यालों से हम दोनों को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहिए। तो रणविजय ने अपनी नज़र लैपटॉप से हटाकर नायरा की तरफ देखते हुए पूछा, ऐसा क्या डिस्कशन करना है तुम्हें नायरा? तो नायरा ने स्माइल करते हुए कहा, मेरे कुछ डाउट्स हैं जो मैं तुम्हारे साथ क्लियर करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त हो तो। वहीं श्री का ध्यान नायरा की बातों पर गया तो उसने कहा, ठीक है, तुम डिस्कशन कर लो, मैं दूसरी जगह जाकर बैठ जाती हूँ। कहकर श्री जैसे ही उस जगह से उठने लगी, रणविजय ने, जो अभी नायरा की तरफ देख रहा था, उसने श्री का हाथ पकड़ते हुए उसे उठने से रोक दिया और नायरा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जो भी डाउट क्लियर करने हो वहीं जाकर करना, अभी फ़िलहाल मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ। नायरा, जो बड़ी उम्मीद से रणविजय को देख रही थी और श्री के वहाँ से उठकर जाने की बात कर रही थी, तुरंत ही वो चमक गायब हो गई और उसका चेहरा उतर गया। उसने तो सोचा था कि काम के बहाने वो रणविजय के पास बैठ पाएगी और कुछ वक्त भी बिता पाएगी, लेकिन रणविजय ने तो साफ तौर पर मना ही कर दिया था। अब मन महसूस कर वो वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। वहीं श्री ने रणविजय की तरफ देखा और कहा, इनका बस नहीं चलता, वरना हमेशा मुझे खुद से चिपका के रखें। वो काम की बात करना चाहती थी तो कर लेती ना। श्री ये सब सोच ही रही थी कि रणविजय ने श्री की तरफ देखा और कहा, अपने दिमाग के घोड़े को लगाम लगाओ और चुपचाप यहीं बैठे रहो, यहाँ से उठकर जाने की कोशिश भी मत करना, समझी? श्री ने मुंह बनाया और वापस विंडो से बाहर देखने लगी, क्योंकि वो रणविजय से कोई बहस नहीं करना चाहती थी। तभी वहाँ पर एक एयर हॉस्टेस आई और उसने रणविजय, नायरा और श्री से लंच के लिए पूछा। रणविजय ने अपना काम करते हुए ही कहा, श्री, तुम्हें जो खाना हो ऑर्डर कर दो। पर श्री का मन तो पहले ही रणविजय की सुबह की बात से खराब था और उसका मुंह भी फूला हुआ था, इसलिए उसने मना करते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है,
आपको मंगवाना है मंगवा लीजिए। रणविजय ने तिरछी नज़र से श्री की तरफ देखा और फिर एयर होस्टेस से कहा, ठीक है, आप मेरे लिए लंच ले आइए। एयर होस्टेस वहाँ से चली गई और कुछ ही देर में वो नायरा और रणविजय का लंच लिए वापस आई। वहीं श्री ने खाने को मना तो कर दिया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। अब वो मन ही मन खुद को ही गालियाँ देते हुए बोली, श्री, गुस्सा अपनी जगह, लेकिन खाना अपनी जगह होता है ना। अब इतना लंबा सफ़र तो खाली पेट कैसे तय करेगी? खाना तो खा लेती यार। वहीं जैसे ही रणविजय ने खाने के प्लेट से रैपर हटाया, उसकी खुशबू से श्री की भूख तो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। उसने तिरछी नज़रों से रणविजय के सामने रखे खाने की प्लेट की तरफ देखा तो उसका मुंह बिल्कुल रूनी सा हो गया और फिर से दोबारा खुद को गालियाँ देते हुए बोली, श्री, तूने मना नहीं करना चाहिए था तुझे। अब मैं दोबारा कैसे कहूँ कि मुझे इतनी भूख लग रही है? रणविजय को तो मुझे 4 बात सुनाने का मौका मिल जाएगा। वहीं रणविजय ने श्री से कुछ कहने के लिए उसकी तरफ देखा तो श्री के फेस एक्सप्रेशन देख कर वो समझ गया कि श्री को भूख लगी है, क्योंकि जिस तरह से श्री के सामने रखे खाने को देख रही थी, वो इस बात की चुगली कर रही थी कि उसे भूख तो बहुत तेज लगी है, पर वो कहना नहीं चाहती है। रणविजय ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, पता नहीं इतने नखरे दिखाती किसे है, जैसे मुझे इसके नखरों से बड़ा फर्क पड़ता है। फिर उसने श्री से पूछा, भूख लगी है? श्री, जो हसरत भरी नज़रों से खाने को देख रही थी, उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन तभी वो हड़बड़ाते हुए रणविजय की तरफ देखने लगी और जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, कहकर श्री वापस विंडो की तरफ देखने लगी। रणविजय ने उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने किया और कहा, भूख लगी है तो खा लो, वैसे भी ये खाना बहुत सारा है, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। श्री ने हैरानी से कहा, क्या वाकई में मैं खाना खा लूँ? तो रणविजय ने कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, या फिर मैंने कोई अलग लैंग्वेज में बात कही है? तो बोलो। श्री ने अपना गला तर्क करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं समझ गई, कहकर श्री जल्दी से बिना किसी का वेट किए उस प्लेट से खाना खाने लगी। भूख के आगे तो वो ये भी भूल गई कि वो इस वक्त रणविजय की प्लेट से खाना खा रही है, क्योंकि कुछ देर पहले उसने खुद 2 बार रणविजय को खाने के लिए मना कर दिया था। वहीं रणविजय हैरानी से श्री को देख रहा था। श्री खा कम रही थी, मुंह में ठूस ज़्यादा रही थी। रणविजय ने अपना सिर ना में हिलाया और वो भी अपना खाना खाने लगा। वहीं नायरा, जो थोड़ी दूरी पर बैठी हुई अपना लंच कर रही थी, वो श्री और रणविजय दोनों को एक ही प्लेट में खाना खाते देखकर और भी ज़्यादा जल भुन गई। अब तो गुस्से से उसने अपना खाना भी साइड में कर दिया, क्योंकि उसका तो मन ही खराब हो गया था। जब श्री का खाना हो गया तब जाकर उसके चेहरे पर संतुष्टि वाले भाव नजर आने लगे। अब उसे लग रहा था जैसे अब उसकी जान में जान आई हो। वहीं रणविजय का खाना भी हो चुका था। श्री ने अपना सिर अपनी चेयर पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए श्री ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर सो लिया जाए, क्योंकि पेट भर खाना खाने से उसे अब बहुत तेज नींद आ रही थी। वहीं रणविजय दोबारा अपने काम पर लग गया था। उसने एक नज़र श्री की तरफ देखा, जो अब तक सो चुकी थी, और वापस अपने काम पर फोकस करने लगा। कुछ घंटे बाद वो लोग अब्रॉड पहुंच चुके थे। श्री ने फ्लाइट का सफ़र तो कई बार किया था, लेकिन वो इंडिया से बाहर पहली बार आई थी, इसलिए गाड़ी में बैठकर बाहर की बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग को अपनी आंखों बड़ी किए देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल बच्चों वाली एक्साइटमेंट थी, जैसे कोई बच्चा किसी नई चीज़ को देखकर उत्साहित होता है। कुछ वैसा ही उत्साह श्री के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक 7 स्टार होटल के सामने आकर रुकी। उनके रूम इसी होटल में बुक थे। ड्राइवर ने जल्दी से बाहर आकर रणविजय की गाड़ी की पिछली सीट का डोर ओपन किया। रणविजय गाड़ी से बाहर आया। ड्राइवर जैसे ही श्री की तरफ का डोर ओपन करने जा रहा था, रणविजय ने उसे रोक दिया और खुद जाकर श्री की साइड का डोर ओपन किया। श्री तो वैसे भी बाहर आने के लिए बहुत उत्सुक थी। वो तो इस होटल की इतनी बड़ी और आलीशान बिल्डिंग देखकर एकदम से उत्साहित हो गई थी। वहीं रणविजय की गाड़ी के पीछे नायरा की गाड़ी भी आकर खड़ी हुई। नायरा ने बहुत कोशिश की थी कि वो रणविजय के साथ साथ रहे, पर रणविजय उसे कोई मौका दे ही नहीं रहा था, इसलिए मजबूरन उसे दूसरी गाड़ी से आना पड़ा और रणविजय ने श्री का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। वहीं श्री रणविजय पर कम ध्यान दे रही थी और उस बिल्डिंग पर कुछ ज़्यादा ही फोकस किए जा रही थी। वो तो अपनी आंखें बड़ी किए उस बिल्डिंग की ऊंचाई देख रही थी। उसने इसकी ऊंचाई देखते हुए ही कहा, ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है, क्या वहां पर हम लोग जा सकते हैं? रणविजय, जो श्री को अंदर की तरफ ले जा रहा था, उसने श्री की तरफ देखा और कहा, अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखो, यहाँ पर तुम मेरी बीवी हो, ये बच्चों जैसा बिहेव मत करो। श्री ने रणविजय की तरफ देखा और कहा, मैंने ये पहली बार देखा है, इसलिए और कोई चीज़ खूबसूरत होती है तो उसकी तारीफ करने में क्या जाता है। रणविजय अब श्री को लिफ्ट में ले आया था और टॉप फ्लोर का बटन प्रेस करते हुए कहा, तुम्हें ऊंचाई देखनी है ना, चलो
आज हम ऊंचाई पर ही रहेंगे। तो श्री ने हैरानी से कहा, क्या हम ऊपर रहेंगे? इतना ऊपर मुझे नहीं जाना, इतनी ऊंचाई पर मैं वहां से गिर गई तो? रणविजय श्री की तरफ देखते हुए उसकी तरफ झुका और कहा, तुम वहां से तब गिरोगी जब मैं तुम्हें वहां से धक्का दूंगा। अब तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं ऐसा कर भी दूंगा। रणविजय की बात सुनकर श्री का मुंह एकदम से बन गया और उसने सिर झुकाए हुए कहा, इससे अच्छा तो आप जाकर रहिए ऊंचाई पर, मेरे लिए तो नीचे ही कोई रूम ढूंढ दीजिए। रणविजय ने बिना किसी भाव के श्री को देखा और कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं? श्री को लगा कि रणविजय उसे नीचे के फ्लोर पर ही कोई रूम दिलवाने की बात कर रहा है, इसलिए वो खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा ही करो, मुझे यहीं। उससे पहले ही रणविजय ने श्री के गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तो ठीक है, आज तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। इसी के साथ एक आवाज के साथ लिफ्ट का डोर ओपन हुआ तो रणविजय उसका हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट से बाहर ले आया। श्री ने उसके साथ चलते हुए कहा, आपने तो कहा था आप मुझे नीचे के फ्लोर पर रूम दिला देंगे, फिर आप मुझे ऊपर क्यों ले आए? चलिए वापस, पहले मुझे मेरा रूम दिला दीजिए। रणविजय उसे अपने साथ ले जाते हुए एक रूम के सामने आया और कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें नीचे कोई रूम दिला कर दूं, मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें ऊपर से धक्का दे दूं और तुमने कह दिया कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, तो चलो आज मैं ऐसा ही करता हूँ। रणविजय की बात सुनकर श्री की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, आप गलत समझ रहे हैं। रणविजय उसे खींचते हुए रूम में लेकर आया और बालकनी की तरफ ले जाते हुए कहा, मैंने तो ऐसा ही कहा था, अब तुमने गलत समझा तो मेरी गलती नहीं है, तो चलो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। श्री जहाँ पीछे की तरफ खुद को खींच रही थी, इधर रणविजय उसे जबरन खींचते हुए बालकनी में ले आया। श्री तो डर की वजह से वहीं बैठ गई और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो रणविजय के साथ बालकनी की तरफ ना जाए, पर रणविजय की ताकत श्री के सामने कहीं ज़्यादा थी, इसलिए उसने झटके से श्री को गोद में उठाया और बालकनी की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो तुम्हारी विश पूरी करनी तो बनती है ना? और तुम्हें क्या लगता था, और तुम्हें क्या लगा था मैंने टॉप फ्लोर पर रूम क्यों लिया है? मेरा मकसद था ही यही कि तुम्हें इतनी दूर अब्रॉड में लाकर यहीं के बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से धक्का दे दूं। रणविजय की बात सुनकर श्री को वाकई में लगा कि रणविजय ऐसा ही करने वाला है, इसलिए उसने कसकर रणविजय के गले में अपनी बाहें डाली और उसे कस के गले लगाते हुए कहा, नहीं, मुझे यहाँ से धक्का मत देना, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे गिराना मत, प्लीज़ मुझे मत गिराना। श्री ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और रणविजय से चिपकने की कोशिश करने लगी। तभी रणविजय ने श्री पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और इसी के साथ श्री धड़ाम के साथ नीचे गिरी। नीचे गिरने के डर से श्री के मुंह से एक तेज चीख निकली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो बिल्डिंग से नहीं बल्कि रणविजय की गोद से छूटकर वहाँ रखे काउच पर गिरी थी। श्री पहले तो शॉक नज़रों से रणविजय को देखने लगी और फिर खड़े होते हुए गुस्से से बोली, आप मुझे डरा क्यों रहे थे? पता है मैं कितना डर गई थी। रणविजय ने अपना ब्लेजर उठाकर साइड में फेंका और फिर अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा, मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ऐसा कर भी दूंगा। फिर हल्का सा श्री की तरफ झुकते हुए कहा, और तुम जानती हो ना, मैं कोई भी बात कहने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं उसे कर भी देता हूँ, समझी? रणविजय के पास आने से श्री पीछे की तरफ झुकते हुए बोली, पर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था? मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत बिल्डिंग देखी तो उसकी तारीफ ही तो की थी, अब ये भी कोई गुनाह होता है क्या? श्री ने ये बात इतनी भोलीपन से कही थी कि रणविजय तो कुछ पल के लिए श्री की आंखों में देखता ही रह गया। फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए सीधा खड़ा हुआ और अपनी झेप मिटाने के लिए इधर उधर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बकवास बातों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? कहकर रणविजय रूम के अंदर चला गया। श्री ने जाते हुए देखा और कहा, पता नहीं इस इंसान से किसी को प्यार भी कैसे हो सकता है तो एक नंबर का खड़ूस, हैंडसम होने से क्या होता है? तभी श्री की नज़र सामने की तरफ गई और उसकी फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो भागते हुए वहाँ की रेलिंग के पास गई और वहाँ से उस खूबसूरत शहर के नज़ारे को देखने लगी। रात हो चुकी थी, इसलिए जगमगाता हुआ वो शहर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और दूर सड़कों पर चल रही छोटी छोटी गाड़ियाँ उस शहर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। श्री तो खुश होते हुए बोली, मैं तो ऐसे ही यहाँ आने के लिए डर रही थी, अगर मैं मना कर देती तो इतना खूबसूरत नज़ारे कहाँ से देखने को मिलते। कोई बात नहीं श्री, ये तो अब वैसे भी अपने काम में बिजी रहेंगे, तू तो इस खूबसूरत नज़ारे के मजे ले। तभी उसके कानों में रणविजय की आवाज़ आई, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर मज़े लेने दूंगा या सुकून से रहने दूंगा?
श्री झटके से पलटी तो रणविजय उसके बहुत करीब खड़ा था। श्री डरी हुई आंखों से रणविजय की तरफ देखने लगी। रणविजय ने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर श्री के अगल बगल टिकाए और श्री की तरफ झुकने लगा, जिस वजह से श्री पीछे की तरफ रेलिंग से एकदम सट कर खड़ी हो गई और पीछे की तरफ झुकते हुए बोली, आप ऐसे मेरे ऊपर क्यों झुक रहे हैं? मैं नीचे गिर जाऊंगी। रणविजय ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम नीचे गिर जाओ। तुम्हें लाया भी तो इसलिए हूँ यहाँ पर। तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा और घर जाकर बोल दूंगा कि तुम एक एक्सीडेंट में मर गई। श्री डरते हुए पीछे की तरफ देखने लगी। नीचे की ऊंचाई देखकर श्री के चेहरे पर डर से पसीने की बूंदें नजर आने लगी। उसने कसकर रणविजय की शर्ट को पकड़ लिया और डरते हुए कहा, नहीं, मुझे यहाँ से गिरना नहीं है। प्लीज़ मुझे यहाँ से मत गिराओ। रणविजय ने अपने एक हाथ से श्री को कमर को थामा और उसे सीधा खड़ा करते हुए कहा, डरो मत, तुम्हें अभी नहीं मार रहा, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ भुगतना है। मैं बाहर जा रहा हूँ और आने में मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए रूम को अंदर से अच्छे से लॉक करके रखना और कहीं बाहर मत जाना। श्री ने अपना सिर किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह हाँ में हिलाया। रणविजय जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी वो रुका और वापस पलट कर श्री की तरफ देखते हुए कहा, और मेरे आने का वेट करना, सो मत जाना, वरना मैं तुम्हें अपने तरीके से जगाऊंगा जो तुम्हें किसी पनिशमेंट से काम नहीं लगेगा। कहते हुए रणविजय ने एक तिरछी स्माइल के साथ उसे देखा और वहां से चला गया। रणविजय के जाते ही श्री के चेहरे पर जो कुछ देर पहले एक स्माइल थी वो सैडनेस में बदल गई। उसने उदास होते हुए कहा, पिछले कुछ वक्त से तो मेरी लाइफ ही खुद ही एक सजा बन गई है। पता नहीं कब ये सब खत्म होगा और कब मैं फिर से अपनी पहले वाली ज़िंदगी जी पाऊंगी। तभी श्री को कुछ याद आया और उसने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, हे भगवान, मुझे तो तरुण को कॉल करना था। मुझे उससे पूछना है कि आज उसे कुछ पता चला क्या। सोचकर श्री जल्दी से अपने रूम में आई और इधर उधर अपनी फ़ोन को ढूंढने लगी। उसे अपना फ़ोन फर्श पर ही पड़ा हुआ मिला गया। दरअसल जब रणविजय उसे गोद में उठाकर रूम में लाया था तब श्री के हाथ से फ़ोन छूटकर फर्श पर गिर गया था। श्री ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और उसे लेकर बेड पर बैठ गई और तरुण का नंबर डायल कर फ़ोन को कान पर लगा लिया। सामने से कुछ रिंग के बाद ही तरुण ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ हेलो श्री, याद आ गई मेरी? कब से मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। श्री ने तरुण की बात इग्नोर करते हुए कहा, पहले तो मुझे ये बताओ कि कुछ पता चला? तरुण ने हैरान होते हुए कहा, मैंने तुम्हें इतने मैसेज किए, तुमने एक भी मैसेज को नहीं देखा? तो श्री ने कहा, नहीं, वो मैं इससे आगे श्री कुछ बोल पाती कि तरुण ने कहा, वो मैं छोड़ो और चुपचाप मेरे सारे मैसेज चेक करो और उसके बाद वापस मुझे कॉल करना, कहकर तरुण ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। श्री ने जल्दी से सारे नोटिफिकेशन चेक किया। वाकई में तरुण ने काफ़ी सारे मैसेज किए थे, उसमें कुछ वीडियो वगैरह भी थी। श्री ने जल्दी से वो वीडियो ओपन करके देखा तो श्री के चेहरे पर एक के बाद एक कई तरह के भाव आ जा रहे थे। श्री ने वापस तरुण को कॉल लगा दी और सामने से तरुण फ़ोन उठाते हुए ही कहा, तरुण, ये सब तो। तभी तरुण ने उसकी बात काटते हुए कहा, बहुत मुश्किल थे मुझे ये वीडियो मिली है। पता है तुम्हें, उन्होंने तो पिछले 1 साल तक का डाटा ही अपने पास रखा हुआ था और उसके पहले का कोई भी डाटा हमें मिल ही नहीं रहा था। किसी हैकर की मदद से हमें ये सारा डाटा मिला है। श्री ने कहा, इसमें हमें वो बैटर तो नज़र आ रहा है और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि इस बैटर ने मेरी ड्रिंक स्पाइक भी की है, पर आखिर वो है कौन और ऐसा करना क्यों चाहेगा? तरुण ने कहा, अब ये तो हमें पता लगाना होगा ना, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें वो बैटर ही नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी है श्री जिससे हमें उस इंसान तक पहुंचने में और भी आसानी होगी। श्री ने पूछा, कौन सा क्लू? तो तरुण ने कहा, अब सारी बातें इतनी दूर बैठे बैठे ही पूछ लोगी, यहाँ आ जाओ, तुम्हें वो क्लू दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा कि उसके ज़रिए कैसे उस बैटर तक पहुँच सकते हैं। तो श्री ने जिद करते हुए कहा, प्लीज़ मुझे अभी बता दो ना, वहाँ आने में मुझे 2 दिन और लगेंगे, तब तक मुझे सस्पेंस बना रहेगा। तो तरुण ने कहा, अरे बाबा, मैंने इस होटल के स्टाफ से बात की थी, बस उनसे ही मुझे कुछ बातें पता चली है। अब ये तो हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा ना कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो श्री ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हें उस बेटर का एड्रेस मिल गया है? तरुण ने कहा, हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही समझो। तो श्री ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरा वेट करना, जब मैं वापस आऊँगी तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगी, ठीक है? तरुण ने कहा, ठीक है, चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे कुछ काम है। श्री ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और फिर खुश होते हुए कहा, जब इतना कुछ पता चला है तो आगे सब कुछ और भी पता चल ही जाएगा। लेकिन एक मिनट, मेरी ड्रिंक स्पाइक की गई थी, इसलिए मुझे उस दिन कोई होश नहीं था। तो क्या रणविजय को भी इसका कुछ होश नहीं था? क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि वो होश में रहते हुए मेरे करीब आए। ओह नो, इसका मतलब इन्हें भी ड्रग्स दी गई थी, पर इन्हें ड्रग्स
कौन देगा? श्री ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। हे भगवान, इतना कन्फ्यूजन क्यों है? रणविजय ने कहा था कि मैंने वो सब जानबूझकर किया। तो क्या उन्हें ये लगता है कि उन्हें मैंने ड्रग्स दिया होगा? क्या हम दोनों को किसी एक इंसान ने ड्रग्स दिया है, या फिर हम दोनों को किसी दो अलग अलग इंसानों ने टारगेट बनाया है? और ऐसा है तो क्यों है? अब तो ये इंडिया जाकर ही पता चलेगा। श्री बेड से उठी और चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद श्री चेंज करके वापस बेड पर आकर बैठ गई। अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने फ़ोन में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। रात के 10 बज रहे थे। श्री ने मुंह बनाते हुए कहा, रणविजय तो देर से आएंगे और मुझे जागना भी है। मुझे ऑर्डर जो देकर गए हैं, एक काम करती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद सोचूंगी कि आगे क्या करूँ। सोचकर श्री ने इंटरकॉम से अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया और अपनी फ़ोन में कुछ वीडियो देखते हुए टाइम पास करने लगी। कुछ ही देर में उसका डोर नॉक होने की आवाज़ आई। श्री समझ गई कि ज़रूर वेटर ही होगा। श्री उठकर डोर ओपन करने गई, लेकिन जब उसने डोर ओपन किया तो सामने नायरा खड़ी हुई थी। नायरा को देखकर श्री ने कन्फ्यूजन से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नायरा ने उसे एक एटीट्यूड भरा लुक दिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये रणविजय का रूम है ना? तो मैं जब मर्जी आई यहाँ आ सकती हूँ। कहकर नायरा श्री को साइड में धकेलते हुए अंदर आ गई। श्री को नायरा का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता था। उसने नायरा के पीछे आते हुए कहा, पर तुम शायद भूल रही हो कि मैं भी यहाँ रहती हूँ। श्री का ये कहना था कि नायरा, जो इस वक्त पूरे रूम को अपनी सरसरी निगाहों से देख रही थी, उसने गुस्से से श्री की तरफ देखते हुए कहा, ये बात में रणविजय पर अपना हक जताना बंद करो। और तुम्हें क्या लगता है तुम सारी जिंदगी उसके साथ रह पाओगी? कभी नहीं। श्री को नायरा की बात सुनकर अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने अपनी आंखें छोटी कर पूछा, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, कि मैं सारी जिंदगी रह पाऊंगी या नहीं? हालांकि श्री तो खुद भी रणविजय के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो नायरा के मोटिव को भी नहीं समझ पा रही थी। नायरा ने अपने हाथ बांधकर एक अजीब से स्माइल के साथ कहा, नफरत करता है वो तुमसे, तो तुम्हें लगता है सारी जिंदगी अपने साथ रखेगा? उसने तो सिर्फ तुम्हें अपना मन बहलाने के लिए रखा है और अपना बदला लेने के लिए। तुम क्या समझती हो कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ क्या? नायरा की बात सुनकर श्री ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली और मन ही मन कहा, ये हद से कुछ ज़्यादा ही शातिर है, इससे संभल कर रहना होगा। उसने भी नायरा से कहा, तुम क्या यहाँ पर यही बातें करने आई हो? तो नायरा ने कहा, मैं रणविजय का वेट करना चाहती हूँ। दरअसल मुझे रणविजय से कुछ बात करनी है। तो श्री ने कहा, तो अपने रूम में जाकर वेट करो। अगर रणविजय यहाँ आएंगे तो मैं बता दूंगी। अभी वो यहाँ नहीं है। तो नायरा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहीं आकर उनका वेट कर लूँगी। कहकर नायरा जाकर सोफे पर बैठ गई। श्री को बहुत अजीब लगा कि यह लड़की आधी पागल है क्या? इसे समझ नहीं आ रहा कि रूम में मैं भी रह रही हूँ। उसने नायरा के पास जाकर कहा, देखो मैंने कहा ना, रणविजय यहाँ आएंगे तो मैं बता दूंगी। और अगर तुम्हें उनसे मिलने की इतनी ही जल्दी है तो उन्हें कॉल करके पूछ लो ना। और वैसे भी उन्होंने कहा है कि रात को लेट आएंगे। नायरा आराम से अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए बोली, मैंने उसे कॉल किया था, उसने कॉल नहीं उठाया, शायद वो बिजी है, पर उसने मुझे मैसेज किया था कि मेरे रूम में जाकर मेरा वेट करो। नायरा की बात सुनकर श्री को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि नायरा की बातें उसे इरिटेट कर रही थी। उसने तो सोचा था कि वो आराम से खाना खाने के बाद कुछ देर फ़ोन पर ही कोई मूवी वगैरह देख लेगी, पर इस नायरा के होते तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि नायरा को देखकर उसे अजीब सी इरिटेशन हो रही थी। श्री ने इस बार शक्ति से कहा, मैंने कहा अभी के अभी रूम से बाहर जाओ, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे आराम भी करना है। श्री के इस रवैया को देख कर नायरा पहले तो कुछ देर हैरान रह गई, फिर उसने खड़ी होकर गुस्से से कहा, तुम मुझे रूम से बाहर भेजोगी? वैसे देख रही हूँ तुम्हें कि तुम रणविजय के साथ तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। कहा तो पहले तुम्हारी मेरे सामने आवाज़ नहीं निकलती थी, और अब तो। इस बार श्री ने भी एटीट्यूड से कहा, अब मैं मिसेस श्री रणविजय चौहान हूँ, तो एटीट्यूड तो आएगा ही। सही कहा ना मिस नायरा? अब यहाँ से जा रही हो कि धक्के देकर निकालूं? नायरा ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि श्री उसे इस तरह से जवाब देगी, इसलिए वो अपनी मुठ्ठियाँ कसते हुए बोली, तुम्हें अपनी बदतमीजी का अंजाम भुगतना पड़ेगा श्री, क्योंकि नायरा इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ती है। श्री ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, ना तो मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही तुम्हारी फालतू की बकवासों से। अब निकलो मेरे रूम से बाहर। कहकर श्री ने उंगली के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। नायरा पैर पटकते हुए रूम से बाहर चली गई। श्री ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कैसी अजीब लड़की है ये, ऐसे ही किसी के रूम में कोई घुस जाता है क्या? अभी श्री ये सब सोच ही रही थी कि तभी डोर पर एक वेटर ने आकर नॉक किया। श्री ने डोर की तरफ देखा और खाने की ट्रॉली को देखकर जैसे उसकी जान में जान आई, क्योंकि वाकई उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो जल्दी से गई और ट्रॉली को अंदर लेकर रूम के डोर को बंद कर दिया।
उसने जल्दी से खाना टेबल पर लगाया और खाना खाने लगी। भरपेट खाना खाने के बाद श्री खड़ी हुई और बेड पर आकर बैठ गई और हेड रेस्ट से टेक लगाए बोली, अब इतना अच्छा खाना खाने के बाद नींद भी आ रही है, पर क्या करूं, सो जाऊं क्या? नहीं नहीं, पहले ही ये मुझे धमकी देकर गए हैं कि मुझे उनका वेट करना है। मैं सो नहीं सकती, वरना पता नहीं फिर किस तरह से टॉर्चर करेंगे मुझे। पर श्री को वाकई में अब तेज नींद आने लगी थी, पर वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सोए ना। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना फ़ोन पर थोड़ा टाइम पास ही कर लिया जाए। इसलिए वो अपना फ़ोन चलाने लगी, लेकिन नींद से उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होती जा रही थी और उसकी पलकें भी बोझिल हो रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब बैठे बैठे वो सो गई। उसका फ़ोन तो कब का उसके साथ हाथ से लुढ़क कर बेड पर गिर गया था और रात के 2 बजे रणविजय रूम के बाहर खड़ा हुआ डोर बेल प्रेस किए जा रहा था, पर डोर ओपन ही नहीं रहा था। डोर बेल की आवाज़ सुनकर भी श्री की नींद बिल्कुल नहीं टूटी। इस वक्त वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे तो सुध ही नहीं थी कि काफ़ी देर से डोर बेल बजी जा रही है। रणविजय जल्दबाजी में रूम की चाबी ले जाना भूल गया था, इसलिए बेल बजानी पड़ रही थी, क्योंकि अगर चाबी होती तो वो खुद ही डोर अनलॉक करके अंदर आ जा सकता था। अब बाहर खड़े खड़े वो इरिटेट हो रहा था। उसने अपने फ़ोन से श्री का नंबर भी कई बार डायल किया, पर श्री का फ़ोन तो साइलेंट था, जिस वजह से श्री को पता ही नहीं चला। आखिरकार इरिटेट होकर रणविजय ने होटल स्टाफ से दूसरी चाबी मंगवाई। रणविजय को वहां खड़े हुए 5 मिनट का वक्त बीत चुका था। तभी एक स्टाफ बॉय जल्दी से भागता हुआ रणविजय के पास आया और उसकी तरफ चाबी बढ़ाते हुए कहा, सर, ये इस रूम की दूसरी चाबी है। रणविजय ने उसके हाथ से चाबी ली और कहा, ठीक है, तुम जाओ। वो स्टॉप बॉय वहां से चला गया। रणविजय ने डोर अनलॉक किया और अंदर चला गया। उसकी नज़र जब श्री पर गई तो हेड रेस्ट से टैक लगाए बैठे बैठे ही सो रही थी। तो उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, कैसी नींद में सो रही है ये, कि इसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही, और मैंने इसे कहा था कि मेरे आने का वेट करे। कहते हुए रणविजय ने अपने कदम श्री की तरफ बढ़ा दिए। उसने श्री को जगाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, श्री के चेहरे को देखकर कुछ पल के लिए उसके हाथ वहीं के वहीं थम गए। श्री सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि रणविजय का मन एक पल के लिए तो उसे जगाने का हुआ ही नहीं। लेकिन फिर कुछ सोच कर रणविजय ने श्री की बाह को पकड़कर उसे लगभग झंझोर दिया, जिससे श्री एकदम हड़बड़ा कर जाग गई और रणविजय की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, आप कब आए? मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी सच में। ऐसे अचानक नींद खुलने से श्री के मुंह में जो आया वो बोलती गई। श्री बेड से खड़ी हुई तो रणविजय ने श्री को अपने करीब करते हुए कहा, वो तो मैं देखा श्री कि तुम जागते हुए कैसे मेरा वेट कर रही थी। पिछले 5 मिनट से मैं डोरबेल बजाया जा रहा था और तुम्हें सुनाई नहीं दिया। श्री को अब जाकर रियलाइज़ हुआ कि वो इतनी गहरी नींद में थी। उसने डरते हुए रणविजय की तरफ देखा। रणविजय ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा था ना मेरा वेट करना, और अगर सो गई तो फिर मेरी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू पनिशमेंट श्री, कम ऑन। कहकर रणविजय उसे खींचते हुए बालकनी की तरफ ले गया। श्री बोली, क्या कर रहे हैं आप? मैंने ऐसे भी क्या गलती कर दी? मैं बहुत देर तक आपका इंतजार करती रही, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। रणविजय ने उसे बालकनी की तरफ धकेलते हुए कहा, बहुत नींद आ रही थी ना तुम्हें, अब सो पूरी रात इसी बालकनी में। जब बाहर ठंड में कांपती रहोगी ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मेरी बात ना मानने का क्या अंजाम होता है। कहने के साथ ही रणविजय ने बालकनी का डोर बंद कर दिया। श्री ग्लास के ऊपर अपने हाथ मारते हुए बोली, रणविजय प्लीज़ मुझे बाहर मत छोड़िए, बाहर बहुत ठंड है। पर ग्लास वॉल होने की वजह से श्री की आवाज़ अंदर नहीं आ रही थी। रणविजय ने जाकर अपने कपड़े चेंज किया और आकर बेड पर पेट के बल लेट गया। वहीं श्री मन महसूस कर वापस काउच पर आकर बैठ गई। उसे अब रोना आ रहा था, क्योंकि वाकई में बाहर बहुत ठंड थी। यहाँ का टेम्परेचर इंडिया के मुकाबले बहुत कम था और श्री ने इस वक्त सिर्फ नाइट सूट ही पहना हुआ था। श्री अपनी बाहों को रफ करते हुए बोली, मैं कैसे रहूँगी पूरी रात यहाँ पर, और बाहर निकालना था तो कम से कम ब्लैंकेट तो दे देते। कहा तो अंदर रूम में श्री को गहरी नींद आ रही थी। अब ठंड की वजह से उसकी आंखों की नींद उड़ गई थी। वह सिकड़कर घुटनी मोड़कर काउच पर बैठ गई, लेकिन ठंड थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्री को अपनी बेबसी पर बहुत रोना आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, कब तक ये सब होगा, कब मुझे आज़ादी मिलेगी इन सब चीज़ों से। तो क्या थी श्री और क्या बनकर रह गई? क्या इनके अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है? ये ऐसे तो कभी नहीं थे। सोचते हुए श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अतीत की उन यादों में चली गई। फ्लैशबैक।
श्री एक पार्क में घास पर बैठी हुई अपने पैर पकड़े हुए रो रही थी। उसे अपने पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दरअसल श्री और शिवांगी दोनों ही एक दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। वहीं रणविजय थोड़ी ही दूरी पर बेंच पर बैठे हुए लैपटॉप पर अपना कोई काम कर रहा था। तभी भागते हुए श्री का पैर एकदम से मुड़ा और वह घुटनों के बल नीचे गिर गई। श्री के पैर में मोच आई थी। रणविजय और शिवांगी भागते हुए उसके पास आए। रणविजय ने उसके पैर को देखते हुए कहा, बस हल्की सी मोच है, तुम रोना बंद करो, इसे मैं अभी ठीक कर देता हूँ। शिवांगी ने कहा, रणविजय मुझे लगता है कि श्री को हॉस्पिटल ले चलना चाहिए। रणविजय ने कहा, शिवांगी हल्की सी मोच है, इसे तो मैं ही ठीक कर दूंगा, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो श्री ने रोते हुए कहा, पर मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या मेरा पैर टूट गया है, क्या मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। रणविजय ने हंसते हुए कहा, श्री तुम्हारा पैर टूटा नहीं है, हल्का सा मुड़ गया है। अच्छा तुम मेरी तरफ देखो। श्री ने अपनी आंसू से भरी आंखों से रणविजय की तरफ देखा। रोने से श्री का छोटा सा चेहरा बिल्कुल ही लाल हो गया था और उसकी आंखें भी पूरी तरह से लाल हो गई थी। रणविजय श्री की तरफ देखते हुए उसे अपनी बातों से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। शिवांगी समझ गई थी कि रणविजय क्या कर रहा है, इसलिए उसके फेस पर भी स्माइल आ गई। श्री अब ध्यान से रणविजय की बातें सुन रही थी और उसकी बातों का जवाब ही दे रही थी। तभी एकदम से श्री को अपने पैर में तेज झटके का एहसास हुआ और उसके मुंह से चीख निकल गई। रणविजय ने अब मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो तुम्हारा पैर ठीक है ना। श्री ने अपने पैर को हल्का सा मूव किया और फिर हैरानी से कहा, सच्ची ये तो जादू हो गया, मेरे पैर में अब दर्द नहीं हो रहा है। शिवांगी ने कहा, देखा हल्की सी मोच थी, तुमने तो रो रो कर अपनी क्या हालत बना ली। श्री ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तो मुझे दर्द हो रहा था ना दी, तो रोना तो आएगा ना, आपको पता है ना मुझे जरा सा दर्द बर्दाश्त नहीं होता। रणविजय ने श्री के बालों को बिगाड़ते हुए कहा, अब अपनी रोंदो सी शकल ठीक करो, वरना कोई कहेगा कि हम दोनों ने मिलकर तुम्हें पीटा है, इसलिए तुम इतना रो रही हो। श्री को रणविजय की इस बात पर हंसी आ गई। शिवांगी ने रणविजय से कहा, रणविजय तुम हमें घर छोड़ दो, मैं श्री के पैरों पर आइसमेंट लगा दूंगी और पट्टी भी बांध दूंगी ताकि कल तक इसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाए। रणविजय ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो शिवांगी, हल्की सूजन है, वो भी कल तक ठीक हो जाएगी। कहकर रणविजय ने श्री को अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी की तरफ ले जाते हुए कहा, चलो शाली साहिबा तुम्हें घर तक पहुंचा दूं, वैसे मैं तुम्हारी इतनी सेवा कर रहा हूं तो इस सेवा को भूलना मत। श्री ने रणविजय से कहा, ठीक है जीजू आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपकी टीम में रहूंगी। अगर मेरी दीदी ने आपको जरा सा भी परेशान किया आप सीधा मुझे कहना, दी से अपनी बात कैसे मनवानी है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। शिवांगी जो उन दोनों के साथ ही चल रही थी उसने हैरानी से कहा, श्री तुमने तो एकदम से अपनी टीम बदल दी, तुमने तो कहा था तुम हमेशा मेरी टीम में रहोगी। तो श्री ने हंसते हुए कहा, पर दी बात तो एक ही है ना, क्योंकि जीजू हमेशा ही आपकी हैप्पीनेस चाहते हैं, तो बस मैं भी तो यही चाहती हूँ। तो जीजू हमेशा वही काम करेंगे जो आपके फेवर में हो, तो इनडायरेक्ट मैं तो आपकी फेवर में हुई ना। रणविजय ने अपना चेहरा झुकाकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, दिमाग तो बहुत है तुम में, हो छोटी सी पर बातें ऐसी करती हो बड़ी बूढ़ों वाली। तो श्री ने भी फुल एटीट्यूड के साथ कहा, मेरी हाइट पर मत जाओ, मुझ में बहुत दिमाग है, आपको पता है मैं अपनी क्लास में ऐसे ही टॉपर नहीं बनी हूँ। रणविजय ने श्री को संभाल कर गाड़ी के बैक सीट पर बिठाया और कहा, ठीक है टॉपर साहिबा, अब घर जाने का वक्त आ गया है। शिवांगी ने भी फ्रंट सीट पर बैठते हुए कहा, अब तुम अपनी बकबक बंद करो वरना तुम्हें यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। श्री ने अपनी होठ पर उंगली रखी और अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, मुझे पता है आपको डर है ना कि कहीं मैं आपके सीक्रेट जीजू को न बता दूं और आपकी सारी पोल ना खुल जाए। रणविजय ने सीट बेल्ट लगाते हुए पीछे की तरफ देखा और कहा, मतलब तुम्हारी दी के ऐसे कई सीक्रेट्स हैं जो मुझे नहीं पता। श्री कुछ कहने वाली थी कि तभी शिवांगी ने उसे घूर कर कहा, बस करो श्री, भूलो मत तुम्हें घर मेरे साथ ही जाना है। श्री ने अपनी भावें सिकोड़ते हुए कहा, देख लिया आपने जीजू, दी कैसे मुझे धमकी दे रही हैं। रणविजय ने झूठ मूठ कर शिवांगी को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी इकलौती साली को डांटा तो। शिवांगी उसे ऐसे घूरना बंद करो। शिवांगी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम दोनों के बीच में आती हूँ, चढ़ाओ इसे और सर पर, देख लेना एक दिन तुम्हारा ही दिमाग सबसे ज़्यादा खाएगी। रणविजय ने हंसकर अपना सिर झटका और श्री को तो अपनी बहन की फेस देखकर हंसी ही आ गई। पूरे रास्ते उन तीनों के बीच यही प्यारी खट्टी मीठी नोक झोंक होती रही। प्रेजेंट टाइम यही सब सोचते हुए श्री को नींद भी आ गई। वो काउच के बैग पर अपना सिर टिकाए और खुद में ही सिमटी हुई सो चुकी थी, लेकिन नींद में भी उन खूबसूरत यादों की मिठास उसके होठों पर प्यारे से स्माइल के रूप में नजर आ रही थी। सुबह का वक्त
रोशनी पड़ने की वजह से श्री की पलकें धीरे धीरे हिलने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और कुछ पल तक तो उस रोशनी की तरफ देखने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि वो पूरी रात बालकनी में ही थी, इसलिए जैसे ही वो उठने के लिए हिली, उसे अपनी पूरी बॉडी किसी की मजबूत पकड़ में कसी हुई महसूस हुई। श्री ने अपनी आंखें पूरी खोल कर अपने आसपास देखा। तब उसने पाया कि वो बालकनी में नहीं, रूम में ही है और बेड पर ही सो रही है। श्री ने हिलने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम थी, क्योंकि इस वक्त उसकी छोटी सी नाजुक सी बॉडी को रणविजय ने अपनी मजबूत बाजू की गिरफ्त में लिया हुआ था और अपने पैर से उसके दोनों पैरों को जकड़ा हुआ भी था। करीब करीब रणविजय की आधी बॉडी श्री के ऊपर थी। रणविजय का चेहरा श्री की नेक के पास था, जिसकी गहरी सांसें श्री अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसने धीरे से अपना सिर टेढ़ा करके रणविजय की तरफ देखा, जो श्री से पूरी तरह से लिपटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था और सोते हुए बहुत ही शांत नजर आ रहा था। रणविजय के बिखरे हुए बाल और उसका हैंडसम सा फेस उसे बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लुक दे रहा था। कहना गलत नहीं होगा कि रणविजय वाकई में काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक था, जो किसी को भी अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर सकता था। पर श्री इतने हैंडसम आदमी को भी अपने पास सोते हुए देखकर बस यही सोच रही थी कि वो अंदर कैसे आई। क्या रणविजय ही उसे अंदर लेकर आया? श्री ने मन ही मन कहा, अगर यही मुझे लेकर आए तो फिर बाहर निकालना ही क्यों था? श्री को ये सवाल बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन हकीकत में रणविजय ने श्री को बाहर तो निकाल दिया था, लेकिन खुद ढंग से सो नहीं पा रहा था। वो करीब 1-2 घंटे तक तो इधर उधर करवट ही बदलते रहा, पर उसे नींद ही नहीं आई। आखिरकार उसे श्री को अपनी बाहों में भरकर सोने की आदत जो हो गई थी, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर वो वापस बेड पर बैठा और बोला, क्या मुझे उसे वापस अंदर लाना चाहिए? नहीं, पड़े रहने दो उसको बाहर। एक दिन बाहर ठंड में रहेगी तो उसकी होश ठिकाने आ जाएंगी। कहकर रणविजय वापस बेड पर लेट गया और आंखें बंद किए सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम थी, क्योंकि बेड पर उसे श्री की बॉडी की खुशबू महसूस हो रही थी, जो उसे और भी ज़्यादा बेचैन कर रही थी। आखिरकार रणविजय बेड से खड़ा हुआ और बालकनी का डोर ओपन कर बाहर निकल गया। श्री काउच पर बिल्कुल सिमटी हुई सो रही थी। उसे देख कर ही लग रहा था कि वो ठंड में बहुत बुरी तरह से कांप रही है। रणविजय कुछ पल तक तो श्री को देखता रहा, फिर उसने झुककर श्री को अपनी गोद में उठाया और रूम की तरफ बढ़ गया। अंदर लाकर उसने श्री को बेड पर लेटाया और खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया। अब जाकर रणविजय को एक अलग ही तरह का सुकून मिल रहा था। वो भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या उसे वाकई में श्री की आदत हो चुकी है। वो तो श्री को यहाँ पर परेशान ही तो करने लाया था, पर अब वो खुद क्यों परेशान हो रहा है? उसने कभी नहीं सोचा था कि वो श्री को अपनी आदत बना लेगा, पर आदत बनती नहीं है, वो तो बन जाती है। और रणविजय की भी बन चुकी थी। श्री का नाजुक सा शरीर रणविजय की बाहों में गिरफ्त था। उसने अपना चेहरा श्री की नेक में घुसाया और उसकी बॉडी स्मेल को स्निफ करने लगा। अब जाकर रणविजय की दिल की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी थी, और इसी तरह से वो कब खुद नींद के आगोश में चला गया उसे पता ही नहीं चला। श्री खुद को रणविजय की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रणविजय ने नींद में भी श्री पर अपनी पकड़ बहुत ज़्यादा कसी हुई थी। कुछ देर तक तो वो बिना हिले डुले ऐसे ही पड़ी रही, लेकिन ऐसे ही वो कब तक सो पाती? उसने रणविजय को जगाने के लिए कहा, रणविजय, मुझे तो छोड़ दीजिए, आपको सोना है तो आप सो जाइए। रणविजय श्री के हिलने डुलने से उसकी नींद खुल चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोलकर श्री की तरफ देखा, फिर उस पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कसते हुए कहा, मुझे अभी और सोना है, इसलिए बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पड़ी रहो। कहकर रणविजय ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। श्री कुछ देर तक तो चुप रही, फिर उसने दोबारा कहा, आपने तो खुद मुझे बाहर बालकनी में निकाला था ना, फिर अंदर क्यों लेकर आए? रणविजय श्री के सवालों से इरिटेट हो रहा था। उसने श्री को झटके से अपने नीचे किया और उसके ऊपर आते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास अभी काफ़ी वक्त है, तो क्यों ना इस टाइम का थोड़ा सा सही इस्तेमाल किया जाए। कहकर रणविजय श्री की नैव की तरफ झुका तो श्री ने जल्दी से रणविजय के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप सो जाइए, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी। रणविजय ने श्री की नेक को हल्का सा बाइट करते हुए कहा, सोए हुए शेर को तुमने जगा ही दिया है, तो अब उसे झेलो भी सही। कहकर रणविजय अपने हाथों को श्री की पूरी बॉडी पर बहुत ही शक्ति से फेर रहा था। श्री उसके नीचे मचलती हुई बोली, मैं सच में अब कुछ भी नहीं कहूँगी, कहा ना मैंने, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ो ना। पर रणविजय अब उसे कहाँ छोड़ने वाला था। रणविजय ने श्री के गालों को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये तो मुझे डिस्टर्ब करने से पहले सोचना चाहिए था ना श्री, तो अब भुगतो। कहकर रणविजय ने श्री के नाजुक सी होठों को अपनी होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे बहुत ही फोर्सफुली किस करने लगा। श्री बार बार अपना चेहरा इधर उधर करने की कोशिश करने लगी, पर रणविजय उसे और भी ज़्यादा डीपली किस कर रहा था।
बीच बीच में वो श्री के होठों को बाइट भी कर रहा था। श्री के होठ रणविजय को किसी कॉटन की तरह और भी सॉफ्ट लगते थे, जिस वजह से रणविजय बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो जाता था। रणविजय का एक हाथ श्री की कमर को बहुत ही टाइटली रब कर रहा था। रणविजय जिस तरह से सख्ती से उसके साथ पेश आता था, श्री के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। आज भी रणविजय उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्श बिहेव कर रहा था, जो श्री को अपने शरीर में दर्द एहसास करा रहे थे। श्री अपने दोनों हाथों से रणविजय के कंधे पर मारने लगी और पूरी कोशिश कर रही थी रणविजय की पकड़ से छूटने की, पर श्री के नाजुक से हाथ भला रणविजय को कहाँ चोट पहुँचा सकते थे। उसे तो श्री का ऐसे रेसिस्ट करना और भी ज़्यादा मदहोश कर रहा था। वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। तभी उसके रूम का डोर नॉक होने लगा। रणविजय ने पहले तो इसे इग्नोर किया, लेकिन रूम काफ़ी देर से नॉक हुए ही जा रहा था। आखिरकार इरिटेट होकर रणविजय झटके से श्री के ऊपर से उठ गया और रूम का डोर ओपन करने के लिए बढ़ा ही था कि उसने पलटकर एक बार फिर से श्री की तरफ देखा, जो अपनी सांसें दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी। रणविजय के हटते ही श्री को लगा जैसे अब जा करके सांस में सांस आई हो। रणविजय की नज़र श्री के कपड़ों पर गई, जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए थे। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर ब्लैंकेट को श्री के ऊपर लगभग पटकते हुए कहा, इससे खुद को अच्छे से कवर करो, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें इस तरह से देखे। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। श्री ने ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर किया और अपना चेहरा भी ब्लैंकेट से अच्छी तरह से छुपा लिया। रणविजय के दूर होते ही श्री ने अब जाकर चैन की सांस ली। रणविजय ने रूम का डोर ओपन किया तो सामने ही उसका असिस्टेंट अनुराग खड़ा हुआ था। रणविजय ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अनुराग ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सर आप भूल गए हैं, हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जो बस 1 घंटे बाद शुरू होने वाली है। तो रणविजय ने कहा, तो तुम मुझे कॉल भी तो कर सकते थे ना। तो असिस्टेंट ने बेचारे वाली शक्ल बनाते हुए कहा, सर मैंने आपको कई बार कॉल की पर आपने फ़ोन पिक ही नहीं किया। तभी रणविजय को याद आया कि कल रात को उसने फ़ोन साइलेंट पर किया हुआ था। उसने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं पहुँचता हूँ। कहकर रणविजय ने रूम का डोर बंद कर दिया और वापस पलटकर श्री की तरफ देखा, जो ब्लैंकेट से अपने आप को पूरी तरह से कवर किए लेटी हुई थी। रणविजय ने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। करीब 2 घंटे बाद इस होटल के प्राइवेट रूम में रणविजय के साथ 4 और बिजनेसमैन किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। वहीं पर नायरा और श्री भी मौजूद थे। उन्हीं 4 बिजनेसमैन से एक शख्स काफ़ी देर से श्री को ही घूरे जा रहा था। उसका ध्यान मीटिंग में कम और श्री पर कुछ ज़्यादा ही था, और ये बात रणविजय ने भी नोटिस की थी। रणविजय का ध्यान इस आदमी की नज़रों पर था। रणविजय सोफे के आर्म रेस्ट पर अपनी उंगलियों से टाइप कर रहा था और बिना किसी भाव के उस आदमी को घूरे जा रहा था। वहीं श्री इन सब बातों से अनजान रणविजय के पीछे खड़ी हुई अपने फ़ोन को देख रही थी। उसे तो यहाँ रहना बहुत ही बोरियत भरा काम लग रहा था और वो मन ही मन कह रही थी कि क्या ज़रूरत थी मुझे यहाँ लाने की, मेरा क्या काम था यहाँ पर ज़बरदस्ती मुझे बोर करने के लिए लेकर आए हैं। अच्छा भला अपने रूम में रहती या फिर नीचे गार्डन में ही चली जाती। तभी रणविजय की आवाज़ श्री के कानों में आई, तुम इस रूम से बाहर जाकर मेरा वेट करो। श्री रणविजय की तरफ देखने लगी। सभी लोग जो आपस में किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे, उनका ध्यान भी रणविजय पर चला गया। वहीं उस शख्स की नज़रें जब रणविजय से मिली तो तुरंत उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। शायद वो समझ गया था कि रणविजय उसे क्यों देख रहा है। रणविजय ने एक बार फिर अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा रूम से बाहर जाकर मेरा वेट करो, क्योंकि तुम यहाँ किसी का माइंड डाइवर्ट कर रही हो। अब तो वो शख्स डेफिनेटली समझ गया था कि रणविजय का इशारा उसी की तरफ है, इसलिए वो अपनी फ़ोन में देखने की एक्टिंग करने लगा। वहीं नायरा को लगा कि रणविजय श्री को इंसल्ट करने के लिए कह रहा है, इसलिए उसके फेस पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। वो तो वैसे भी श्री को यहाँ अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वाकई में श्री को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि रणविजय जिस तरह से उसे बाहर जाने के लिए कह रहा था वो श्री के लिए बहुत ही इंसल्टिंग था। श्री चुपचाप रूम से बाहर चली गई और रूम का डोर बंद कर दिया। रणविजय ने अब दोबारा अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, अब मीटिंग शुरू करो और बेहतर होगा कि ध्यान मीटिंग में होना चाहिए, ना कि कहीं और, वरना मैं ये डील कैंसिल करने में वक्त नहीं लगाऊंगा। रणविजय ये बात इस शख्स को देखते हुए कह रहा था। रणविजय का ऑर्डर मिलते ही मीटिंग दोबारा से कंटिन्यू की गई, लेकिन इस बार उस शख्स की हिम्मत नहीं हुई कोई भी ऐसी हरकत करने की जिससे रणविजय को गुस्सा आए। वहीं श्री रूम के बाहर खड़ी हुई इरिटेट होकर बोली, मीटिंग तो बहुत देर तक चलेगी श्री, क्यों ना थोड़ी देर कहीं घूम कर आया जाए, तब तक उनकी मीटिंग होगी, मैं जल्दी आ भी जाऊंगी। फिर श्री ने खुद को ही समझाते हुए कहा, नहीं ऐसा मत कर, कहीं इस डेविल को अगर पता चला गया ना कि मैं बिना बताए कहीं गई हूँ तो फिर इसे मौका मिल जाएगा तुझे टॉर्चर करने का। फिर श्री ने सोचा, तो क्या मैं यहाँ ऐसे खड़ी रहूँगी, कह दूँगी कितना वक्त था तो मैं इसलिए थोड़ा गार्डन में चली गई, बस सिंपल सी बात है।
श्री ने सोचा और वहाँ से चली गई। श्री को ये होटल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसलिए श्री ने यहाँ पर कई सारी सेल्फीज ली। उसने इस टाइम का बहुत अच्छे से उपयोग किया था। उसने तरुण से वीडियो कॉलिंग पर बात भी की थी और एक्साइटमेंट में वो उसे उस होटल को दिखाने लगी। फिर श्री ऐसे ही होटल को देखते हुए बाहर गार्डन में आ गई। वहाँ पर बने फाउंटेन बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और गार्डन की तो बात ही क्या थी। श्री को तो यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कैद से आज़ाद होकर आई हो। श्री की नज़र थोड़ी दूरी पर एक उम्र दराज औरत पर गई जो शायद वहीं पर कुछ ढूंढ रही थी। श्री को लगा कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए श्री उस औरत के पास गई और पूछा, आंटी क्या हुआ, क्या कुछ ढूंढ रही हैं आप? क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? उस उम्रदराज औरत ने श्री की तरफ देखा और थोड़ा परेशान होते हुए कहा, बेटा मैं थोड़ी देर पहले यहाँ बैठी हुई थी और मैंने अपना चश्मा उतारकर साइड में रखा हुआ था, पर अब मुझे वो मिल नहीं रहा है। चश्मे के बिना मुझे कुछ भी साफ नज़र नहीं आता है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो श्री ने कहा, हो सकता है आंटी यहाँ घास में गिरा हो, आप एक काम कीजिए यहीं बेंच पर बैठिए, मैं ढूंढ देती हूँ। तो उस औरत ने कहा, धन्यवाद बेटा, तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। कहकर वो औरत वहीं बेंच पर बैठ गई। वहीं श्री आसपास उस चश्मे को ढूंढने लगी। वो चश्मा श्री को बेंच के नीचे ही पड़ा हुआ मिल गया। श्री ने उस चश्मे को उठाया और अपने दुपट्टे से साफ कर उस लेडीज़ की आंखों पर पहनाते हुए कहा, लीजिए आंटी, मिल गया आपका चश्मा, अब तो ठीक है ना? उस औरत ने खुश होते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो। वैसे तुम क्या अपनी फैमिली के साथ यहाँ आई हो? श्री ने कहा, नहीं, मैं अपने कहते हुए श्री एकदम से रुक गई, क्योंकि वो रणविजय को क्या कहकर इंट्रोड्यूस करती, क्योंकि रणविजय के साथ उसका पति पत्नी का भी रिश्ता नहीं था। रणविजय तो उसे अपनी मिस्ट्रेस समझता था। उसने फिर एक फीकी से स्माइल के साथ कहा, जी आंटी, मैं अपनी फैमिली के साथ ही आई हूँ, क्या आप भी अपनी फैमिली के साथ आई हैं? तो उस औरत ने कहा, हाँ बेटा, मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। दरअसल मैं पहली बार अब्रॉड आई हूँ। मेरे बेटे बहू तो यहीं रहते हैं, मेरा बेटा इसी होटल में काम करता है, वही मुझे यहाँ लेकर आया था, मुझे अपनी काम करने की जगह दिखाना चाहता था। तो श्री ने उस औरत के पास बैठते हुए कहा, आंटी तो आपने ये होटल देखा, ये होटल बहुत खूबसूरत है। तो उस औरत ने कहा, हाँ बेटा, मैंने ये होटल देखा, ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। तभी उन दोनों के कानों में एक शख्स की आवाज़ आई। उस औरत ने मुड़कर देखा तो उसके फेस पर बड़ी स्माइल आ गई। फिर उसने श्री से कहा, मेरा बेटा आ गया, अच्छा मैं चलती हूँ। श्री ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो वो औरत खड़ी होकर उस आदमी के साथ वहाँ से चली गई। श्री वहीं बेंच पर बैठे हुए वहाँ की खूबसूरत पलों को देख रही थी। तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।